हेलो एवरीवन, क्या आपको मेरी आवाज दिखाई दे रही है? नहीं, सुनाई दे रही है। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और आपको मैं दिख रहा हूं? यदि यस तो ओके लिखिए। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन रहेगा। बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चों के मैंने मैसेज ऑलरेडी देख लिए हैं कि उन्होंने होमवर्क बना लिया है ना। मैंने ऑलरेडी देखा प्रॉपरली कि बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क कर लिया। तो आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार ओके लिख दो, फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फिर बहुत सारी बातें आज आपको गाइड करना है, क्योंकि अब हम बेटा एक पेस के साथ जा रहे हैं, तो आपको कैसे मूव करना है, ठीक है, सारी चीजों पे डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, जल्दी बताओ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? जल्दी लिखो बेटा। बहुत बढ़िया। ठीक है, पहली बात, आप में से कुछ बच्चे जिन्होंने 1-2 दिन 4 दिन पहले बैच लिया था, ये आपका एक तरीके से फर्स्ट चैप्टर है। आप यहां से प्रॉपरली मूव करेंगे। पहले 2 मिनट मेरी सारी बात सुन लो। यहां से प्रॉपरली मूव करेंगे और फिर बैकलॉग को धीरे धीरे चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, है ना। बीच बीच में से नहीं देखेंगे, चैप्टर वाइज। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास कि अब आपको मान लो हमने प्लांट फिजियोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब हमें रिवीजन कैसे करनी, इसके लिए भी मैंने करा था। मैंने एक्चुअल में टेस्ट प्लान किए थे, पर अभी तक टेस्ट लिया नहीं मैंने। रीजन क्या था, हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। तो आज आपको पीडीएफ दूंगा, क्योंकि कल का दिन मैंने छोड़ दिया। मैं कहा कि चलो रेस्पिरेशन पढ़ लो आप, तो बेटर रहेगा। तो आज से हम आपको वो चीज देनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, बहुत सारी चीजें बच्चों के दिमाग में है। पहला, हैंड रिटन नोट्स, मतलब हाथ से आपको खुद से लिखने नोट्स, कैसे लिखना है। तो देखो बेटा, नोट्स तो प्रॉपर बनाने चाहिए। हमेशा मैं ये बिलीव करता हूं कि आप सिर्फ पीडीएफ के भरोसे मत रहो जो ये आपके पास है। आपको रजिस्टर में चीजें लिखनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको रिवाइज करना है उसे। दूसरा, आपको सारी डीपीपी खुद सॉल्व करनी है। उसका एक अलग रजिस्टर होना चाहिए, जहां पर आपने फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, ऐसे करके डीपीपी सॉल्व करिए चैप्टर वाइज। चैप्टर खत्म हुआ, सारी डीपीपी डन। और जैसे ही डीपीपी, मान लो 6 डीपीपी थी, आपने डीपीपी कंप्लीट करी, किन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हुई वो हर डीपीपी के बाद लिखा करो, और फिर लास्ट में जाकर उनको दोबारा रिवाइज किया करो। और आपको यह भी पता चल जाएगा कि भाई आपके कौन से टॉपिक वीक रहते हैं। तो बाद में आप जब दोबारा उस रजिस्टर को खोलोगे तो आप देख पाओगे ना, यार इनमें मुझे प्रॉब्लम थी, मैं इनको पहले रिवाइज करूंगा। उसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, ध्यान सुनेंगे। एक रजिस्टर प्रॉपर आपका जो नोट्स बना रहे हो वो होना चाहिए। चाहे आप साथ के साथ लिख रहे हो लेक्चर के साथ, वो करो, या आप हैंड रिटन वाले जो मैं आपको भेजता हूं ना, जो क्लास नोट्स होते हैं, उनमें से लिख लो। या आप क्या करो, ये पीडीएफ लिख लिया करो और उसमें हैंड रिटन वाले में से ऐड कर लिया करो। तो आपके पास नोट्स के 3 सोर्स होते हैं। पहला एनसीईआरटी, दूसरा मैं हाथ के लिखे हुए नोट्स भेजता हूं वो, और तीसरा ये। तो इन तीनों में से आपने क्या करना है बेटा, कोई एक को फॉलो कर लो। बेसिकली बच्चे क्या फॉलो करते हैं, आपके ये पीडीएफ फॉलो करते हैं या हैंड रिटन फॉलो करते हैं, उसमें एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा मिले ऐड कर लो। आपने उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। बच्चे कहते हैं कि यार सर, क्या बार बार रिवाइज किसको करना है, एनसीईआरटी को, इनको एक जगह लिख लो सब में से, उसको बार बार रिवाइज करो। वही एग्जाम तक बार बार आपके नजरों के सामने से जाना चाहिए। फोर्थ चीज क्या है बेटा, एग्जाम की डेट्स को लेके अभी कुछ श्योरिटी नहीं है, थोड़ा आगे जाने दो, फिर आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो यहां से बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हर क्लास के बाद मैं आपको होमवर्क दिया करूंगा, और होमवर्क आपने किस फॉर्म में लेना है, डीपीपी, रिवीजन, ये सारा। और आप होमवर्क कंप्लीट करके चैट में मैसेज करेंगे मुझे। इससे क्या होगा, हमारे बीच में कनेक्शन डेवलप होगा कि आप काम कर रहे हो और मैं चैट में आपका मैसेज देख पा रहा हूं कि आपने होमवर्क कर लिया कि नहीं कर लिया। यहां तक समझ में आ रही है? कुछ डाउट्स हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट के, तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल करेंगे डाउट के लिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट की। वहां पर आप डाउट पूछोगे, सिर्फ डाउट सेशन रहेगा, वहां एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ डाउट सेशन रहेगा। क्लियर है? बताओ जल्दी से बेटा, क्लियर? हाँ, प्रिंट आउट लेके डीपीपी सॉल्व करो, लेकिन डीपीपी में ही मत मार्क करो ना, रजिस्टर बना लो, मैं ये कह रहा हूं। मेरे से कांटेक्ट क्यों करना भाई तुमने? इससे क्या होगा, हमारे बीच में कनेक्शन। क्लियर है? बिल्कुल। मैं बहुत सारे बच्चों का बेटा बैकलॉग, मेरी बात समझ ध्यान से, ये बैकलॉग जैसी रियल में चीज होती नहीं। आपने बैच लेट ज्वाइन किया है तो कोई टैबलेट थोड़ी है खाने की, आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइम बढ़ा दो ना अपना पढ़ने का, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, अब बेटा सक्षम की डीपीपी आपको मैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की एक एक्स्ट्रा डीपीपी, मतलब या वर्कशीट दे देता हूं। फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन की मिक्स करके एक वर्कशीट दे देता हूं आज आपको।
फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की मिक्स करके आज या कल मैक्सिमम एक डीपीपी दे दूंगा। अब हम क्या लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आरक्यू लिख ले रहा, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं। आपने डीपीपी सॉल्व करनी है, नोट्स प्रॉपरली लिखने हैं, आपने एनसीईआरटी रीड करनी है। जो बच्चा ये कहेगा क्या सर आपके पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत है, बेटा आप समझो ध्यान से, एनसीईआरटी की लैंग्वेज हमारे पढ़ाने की लैंग्वेज से अलग होती है थोड़ी। अगर वो सेम लैंग्वेज पर क्वेश्चन आ गया तो आप फंस सकते हो। अगर आपको कोई कह रहा है कि हमारे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी की नीड नहीं है, बेटा वो ठीक बात नहीं है। आपको एनसीईआरटी खुद रीड करनी है 2 से 3 बार। क्लियर हो गई? और मैं हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग आपको दे दूंगा। अब चले आगे, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। कैन वी स्टार्ट? बताओ। और मैं फिर बेटा फिर मैं बोल रहा हूं आपको, मैं आपके लिए डीपीपी खुद बना रहा हूं बहुत सारे चैप्टर्स की, मतलब मैं क्वेश्चंस खुद बनाता हूं और वो सारे एनसीईआरटी से बनाता हूं, बाहर के नहीं होते। आपको मैं श्योरिटी कर रहा हूं, 100% श्योरिटी कर रहा हूं इस बात को लेके कि उस डीपीपीज के क्वेश्चन के अराउंड ही पूरा पेपर आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। रीजन क्या है, उसमें कुछ छोड़ नहीं रहे, है ना, तो उसके बाहर नहीं जाएगा, आप 100% श्योर रहो। तो आपने क्या करना है, जब रिवीजन करना स्टार्ट करना है तो उन डीपीपीज को फिर से सॉल्व करना है। क्लियर है? हाँ, क्लियर? चलिए, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? कोई भी ऐसा बच्चा जो नया है, आपका ये पहला लेक्चर मानो, पीछे का बैकलॉग कवर करो, सारी डीपीपी सॉल्व करो। अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि सर क्या मैं उम्मीद वाले में से देख लूं, बेटा पहले इसमें से देख, उसके बाद ट्राई करियो उम्मीद को, पहले इसमें से देख ले, हो जाएगा अच्छे से। टाइम बढ़ा थोड़ा सा अपना, है ना? ठीक है, चलिए बेटा, ट्रांसपोर्ट का टेस्ट आज दूंगा 100%, लेकिन असल में कल नहीं दिया मैंने, इसलिए क्योंकि कल क्या था आपको मैं बता देता हूं। कल क्या था, थोड़ा सा आपको रेस्पिरेशन के लिए पढ़ाना था। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आपके मैंने 5-7 मिनट लगाया आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाह रहा था। ठीक है, चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट देखिए मैं क्या बताता हूं आपको। देखो ये चैप्टर जो है जिसका नाम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इस चैप्टर में हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर नॉर्मली हम ये मानते हैं कि प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन जरूर आता है ना। प्लांट हार्मोन वाले टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, और एक फोटो पीरियोडिज्म और वनलाइजेशन है। तो एक बार जरा चैप्टर को एनालाइज करते हैं, वो चैप्टर एग्जैक्टली है क्या। देखिए हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास एक टॉपिक है स्टार्टिंग में चैप्टर के। अगर टॉपिक की बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफी ज्यादा दे रखा है हमारे पास इस चैप्टर में। उसके बाद ये हार्मोन्स हैं, तो चैप्टर 3 पार्ट में है। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है, और पार्ट 3 ये है। ये थर्ड पार्ट है। अब क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली क्या है, ज्यादा फोकस इस पार्ट पे करते हैं और इसको याद भी करते हैं, करना भी चाहिए, पर हम कोई भी पार्ट छोड़ नहीं सकते। पार्ट 1 में आसान है, सिंपल है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, और हम सारे पॉइंट्स को आज डिस्कस करते हुए कंप्लीट करेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो पार्ट 2 है बेटा। वो क्या है, पार्ट 2। फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन और डॉर्मेंसी, ये पार्ट 3 है। तो चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा पार्ट प्लांट हार्मोन्स, और तीसरा पार्ट ये टॉपिक जिनका नाम फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, डॉर्मेंसी है। क्वेश्चंस आने के चांसेस लास्ट के 2 पार्ट से ज्यादा हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट को थोड़ा नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे थोड़ा हार्म होगा बच्चों को। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाओगे और आपको वो लाइनें याद नहीं आएंगी अगर एनसीईआरटी से उसने डायरेक्ट पूछ लिया। जैसे पार्ट 1 में कुछ ऐसी लाइनें हैं कि प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, प्लांट ग्रोथ ओपन है, प्लांट जो ग्रोथ होती है और डिफरेंशिएशन होती है वो भी ओपन है। ऐसे वर्ड्स के अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आपको परेशानी होगी। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक सीक्वेंस से ही मूव करेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सारे पार्ट को बराबर हम लोग करेंगे। ठीक है, आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई पार्ट आप छोड़ोगे नहीं। मैंने ऐसा ट्रेंड देखा है बच्चों में कि वो पार्ट 1 को लाइटली ले लेते हैं कि यार पता नहीं इससे आता नहीं आता है, पर बेटा अगर आ गया तो उस साल से फिर आप टाइटली लेना स्टार्ट कर दोगे। अभी तो लाइटली ले रहे हो, जब जिस पार्ट से क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा उसको अपने आप टाइटली लेना लग जाता है, तो उसको समझ आता है अब यहां से भी क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं होता, इसीलिए सारा पढ़ के जाओ। आपके पास बायो में ऑप्शन नहीं है कि आप कोई भी एक नंबर अपना खराब कर सको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर को फटाफट से। और ये हमारे पास टॉपिक्स थे। आज का गोल क्या रहेगा, हमने ग्रोथ की बात करनी है और डेवलपमेंट की बात करनी है।
ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करनी है मेनली, है ना। डेवलपमेंट वाला टॉपिक शायद ना हो तो ग्रोथ हम जरूर पढ़ लेंगे आज। उसके बाद आज होमवर्क आपके पास क्या रहने वाला है, सुन लो ध्यान से। होमवर्क में क्या रहेगा आपको बेटा, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस कि मैं एक एक्स्ट्रा डीपीपी आपको, मतलब एक्स्ट्रा वर्कशीट देने की ट्राई करूंगा। 100% एक्स्ट्रा वर्कशीट के लिए मैं ट्राई करूंगा आपको दे दूं। इवनिंग तक आएगी, पर वो है ना, वो वर्कशीट कब तक आएगी, इवनिंग तक पीडीएफ के फॉर्म में आएगी। तो आपको बनाना है और करके मुझे रात तक मैसेज करना है कि सर कर ली हमने, है ना। कम से कम कोशिश करो रेस्पिरेशन की तो बनाओ। उसके अलावा जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, है ना, देखो आपके पास आज टाइम रहेगा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो रहेगा उसका टेस्ट मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस की कल देते हैं, आज रेस्पिरेशन इन प्लांट की एक्स्ट्रा वर्कशीट देते हैं। देखें बच्चे करते हैं कि नहीं उसे। रेस्पिरेशन इन प्लांट की एक एक्स्ट्रा वर्कशीट देते हैं आपको, आप उसे अच्छे से करिए। और उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का हम टेस्ट आपका पीडीएफ की फॉर्म में इसको अवेलेबल कराएंगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसे करेंगे और ये आज का होमवर्क रहेगा। साथ में आपने एनसीईआरटी प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी रीड करनी है। और मैं काफी खुश हूं, काफी सारे बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और मैं इस बात से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूं उनके एफर्ट को कि वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और अपना रिवीजन वाला काम जो मैं दे रहा हूं वो साथ के साथ कर रहे हैं। देखो बेटा, आपको मैंने ये बार बार बोला है कि आपको छोटी छोटी लड़ाइयां जीतनी पड़ती हैं डेली। डेली का काम डेली फिनिश करोगे, उस दिन पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। आपने जब भी हमने बहुत इंटरव्यू करे, जिन बच्चों के सिलेक्शन हुए, हमने, अलग सर ने, एमआर सर ने और भी टीचर्स ने, तो जब उनसे बात करी ना हमने, तो एक चीज पाई कि यार उन्होंने बैकलॉग बनने नहीं दिया। कैसे नहीं बनने दिया? वो सोचते थे आज का काम कल कर लेंगे, ऐसा नहीं है, वो पूरी मेहनत से करते थे। तो हम भी आपके साथ पूरी मेहनत से लगे हुए, तो आपको भी करना पड़ेगा, पूरा एफर्ट लगाते हैं। बेटा ये मुझे बनानी पड़ेगी, मुझे इसमें लगभग 2 घंटे आपके लिए अलग से लगाने पड़ेंगे, तो आपको भी तो करके देना है मुझे। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। बेटा मैसेज आपको चैट सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन पता है आपके लेक्चर के नीचे होगा। जैसे होमवर्क करो, अपना आपका नाम तो आता ही है उसमें, आप लिखो कि सर होमवर्क इज डन, है ना। पुराना डीपीपी कहां मिलेगा? क्लास में बेटा। क्लास आपके पास है, प्रीवियस क्लासेस, वहां मिलेगा। वहां एक लेक्चर का सेक्शन होता है, एक डीपीपी और नोट्स का सेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है, डन। बेटा आरक्यू नहीं कराया, जिस बच्चे ने बोला आरक्यू नहीं कराया, कल इवनिंग में एक एनसीईआरटी का लेक्चर आया था, आपने शायद देखा नहीं। एक एनसीईआरटी रीडिंग का लेक्चर आया था, उसी में मैंने आरक्यू कराया था और एक समरी कराई थी। अगर आपको नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, है ना। ठीक है, चलिए। हाँ आरक्यू कराया था बेटा, कराया था। चलिए बहुत बढ़िया। और अब हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। काफी सारे बच्चे कहेंगे सर बहुत समय वेस्ट हुआ, नहीं, अब हम स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता रहे हैं आपको कि चैप्टर एग्जैक्टली क्या कह रहा है। चैप्टर यहां पर प्लांट ग्रोथ की बात करने वाला है। तो मैं अगर आपसे कुछ स्पेसिफिक चीजें बोलूं कि प्लांट ग्रोथ कैसे होती है, तो मैं आपको ये बताता हूं कि सभी ऑर्गेनिज्म, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे कोई हो, वो एक जाइगोट की फॉर्म में होते हैं। तो आपको अगर मैं सिंपल कहूं कि देखो ये भाई जाइगोट है, इस जाइगोट का क्या होगा मैं आपसे कहूं तो आप कहोगे सर जाइगोट जो है ना, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है। वो जाइगोट डिवाइड करके कई सेल्स बनाता है। जैसे मान लो इसने 2 सेल बना दी है ना, तो ये जाइगोट था, इसने डिवीजन करी और डिवीजन करके इसने क्या बना दिए, 2 सेल बना दिए। जहां ध्यान से समझना, ग्रोथ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 4 सेल बन गए, है ना, ये 4 सेल बन गए। अब आपको ये चीज भी समझ में आनी चाहिए कि ना सिर्फ डिवीजन होगी, सेल की ग्रोथ भी होनी चाहिए। जो सेल्स बने हैं उनकी ग्रोथ भी होनी चाहिए। ऐसे करते करते मेरे पास फाइनली क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। तो प्लांट में फाइनली मेरे पास क्या बन गया, एक एम्ब्रियो बन गया। और फिर एम्ब्रियो मेरे पास किसके अंदर होता है बेटा, सीड के अंदर होता है। दिस इज सीड। तो सीड के अंदर मेरे पास एम्ब्रियो बन गया। और जब सीड जर्मिनेट करता है तो सेल्स डिवाइड करते हैं फिर से, और सेल की डिवीजन से मेरे पास एक पूरा प्लांट बन जाता है इस तरीके से। आप समझो ध्यान से मैंने क्या बोला। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप ग्रोथ को प्लांट में कैसे देखोगे, तो आप 2-3 चीजें यहां ऑब्जर्व कर रहे हो। हम इसी के अराउंड पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। हम चैप्टर में ये देखेंगे कि ग्रोथ कैसे हो रही है। तो आपको एक चीज समझ में आई कि जाइगोट को मैंने डिवाइड किया।
तो जब मैंने जाइगोट को डिवाइड किया तो वो सेल डिवीजन है, यहां पर सेल डिवीजन हो रही है, ठीक है। उसके साथ सेल का साइज बढ़ रहा है ना, सेल का क्या बढ़ रहा है बेटा, साइज बढ़ रहा है। उसके साथ साथ मान लो मैंने एम्ब्रियो बनाया, तो एम्ब्रियो में कॉटलेडन होता है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हुई है, डिफरेंशिएशन भी हुई है। क्या हुई है बेटा, डिफरेंशिएशन। क्या आपको ये सारी टर्म्स के मतलब पता है? जैसे सेल डिवीजन का मतलब नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, माइटोसिस, तो सेल को डिवाइड करने को माइटोसिस कह रहे हैं। फिर मेरे पास सेल का साइज बढ़ रहा है, सेल के साइज बढ़ने को हम इलोंगेशन कह रहे हैं। और जब सेल परमानेंट हो रहा है ना, परमानेंट होकर रोल फिक्स हो रहा है और या कोई परमानेंट टिश्यू बन रहा है, जैसे कॉटलिडन हो गया या कुछ भी ऐसा बन रहा है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो इस पूरे चैप्टर में जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो हम इन तीन टर्म्स के आसपास बात करेंगे। हम सेल डिवीजन की बात करेंगे, सेल इलोंगेशन की बात करेंगे और डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। अब ये डिफरेंशिएशन एक स्पेशल वर्ड है बेटा। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि सिंगल सेल की डिफरेंशिएशन हो रही है, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि वो सिंगल सेल का रोल फिक्स हो रहा है। और अगर मैं बात करता हूं कि प्लांट में डिफरेंशिएशन हो रही है, तो इसका मतलब है रूट स्टेम लीफ बन रहा है। तो डिफरेंशिएशन इज नॉट ओनली फॉर सिंगल सेल, इट इज ऑल्सो फॉर प्लांट टिश्यू। प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट करके रूट स्टेम लीफ भी बनाते हैं। तो आपको यहां पर यह समझना है कि इस चैप्टर में हम लोग जो बात करने वाले हैं, सेल की डिवीजन की बात करेंगे, सेल की इलोंगेशन की बात करेंगे और कहीं ना कहीं हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। जब मैं डिफरेंशिएशन वर्ड बोलता हूं तो किसी सेल का साइज बढ़ने के बाद उसका रोल फिक्स हो जाना, अब उसका साइज नहीं बढ़ेगा, वो एक फिक्स काम कर रहा है, उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? और जब हम प्लांट के लेवल पर डिफरेंशिएशन बोलते हैं तो हम कहते हैं रूट स्टेम लीफ बनना। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, देखो ये आपके पास एक सेल है, ये एक सेल है, इसका साइज बढ़ने को हमने क्या बोला बेटा, दिस इज इलोंगेशन। इलोंगेशन होने के बाद अगर इसका रोल फिक्स हो जाए सेल का, अब ये रोल फिक्स, साइज नहीं बढ़ रहा है, अब इसका क्या हो गया बेटा, रोल फिक्स हो गया, तो इसको मैं सेल डिफरेंशिएशन कह रहा हूं, दिस इज सेल डिफरेंशिएशन। और प्लांट डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये मान लो प्लांट के सेल्स हैं, इन्होंने क्या किया, प्रॉपरली सेल्स ने एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसे आप क्या बोल रहे हो, स्टेम, लीफ और रूट। तो दिस इज प्लांट डिफरेंशिएशन। दोनों देख रहे हो, फर्क देख रहे हो, है ना? तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट में होने वाली ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है सेल का रोल फिक्स होना। प्लांट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो मेरे पास डिवाइडिंग सेल्स थे, डिवाइडिंग सेल्स से मेरे पास क्या होगा, मींस परमानेंट, मींस रूट स्टेम और लीफ बनना, रूट स्टेम और लीफ मेरे पास फॉर्म हो जाएंगे। क्या ये पहला पॉइंट आज का भी समझ आया? जल्दी बताओ, क्लियर? प्लीज बेटा प्लीज, आप मत मैसेज करिए, है ना? मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप मैसेज ना करें, है ना? क्लियर है? चिंता मत करो, एनसीईआरटी की सारी लाइन पढ़ाऊंगा, कोई लाइन नहीं छूटेगी, पर आप मैसेज करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा, है ना? अमन पॉल, रिपीट, क्या रिपीट करना है भाई? मैं कह रहा हूं ग्रोथ में आप तीन चीजें पढ़ोगे, सेल का डिवाइड करना, सेल का साइज बढ़ना और सेल का परमानेंट होना। परमानेंट होने को डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन दो तरह के लेवल पे बात कर सकते हैं। एक सेल की डिफरेंशिएशन, मतलब सेल का साइज नहीं बढ़ेगा, उसका एक रोल फिक्स हो गया, जैसे स्क्लेरेनकाइमा हो गया, पैरेनकाइमा हो गया, कॉलनकाइमा, गार्ड सेल बन गया मान लो, ठीक है? इस तरीके से मेरे पास ये भी डिफरेंशिएशन है जिसमें टिश्यू की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हम दोनों लेवल पे बात करने वाले हैं, ठीक है? क्लियर है? सही है, आगे चलो बेटा। ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप समझो ध्यान से बेटा। मैं दूंगा सक्षम वाली डीपीपी भी, ठीक है? आपको सब मिलेगा, टेंशन मत लो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। चलो एक बार देख लेते हैं। और अगर आप प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में आप देख सकते हो, प्लांट में देखो, दिस इज जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से क्या बनेगा बेटा, प्लांट बनेगा।
अब इस प्लांट की भी ग्रोथ होगी, इसकी ग्रोथ होके एक मैच्योर प्लांट बनेगा। दिस इज मैच्योर प्लांट। और फिर इसमें फ्लावर्स आएंगे। अब इसमें ये फ्लावर आ गया, तो आप समझ रहे हो ये चीज। तो आपको ये क्लियर होगा कि भाई मान लो मैंने इस एम्ब्रियो से प्लांट बनाया, तो दिस इज नोन एज वेजिटेटिव ग्रोथ। एक तरीके की वेजिटेटिव ग्रोथ का क्या मतलब है, उसकी ग्रोथ होना। फिर जब फ्लावर आ रहा है तो एक तरीके की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है। तो आपको समझ आना चाहिए ग्रोथ तो चलती रहती है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ रुकती है। अब वो किस तरह की है कि फ्लावर बन गया, दैट इज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो आगे चलते हैं और चीजों को प्रॉपरली समझते हैं। सबसे पहले ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, ग्रोथ क्या होता है। अभी देखो बेटा बहुत कुछ पढ़ना है तो प्लीज फोकस करो। सबसे पहले मैं ग्रोथ को डिफाइन कर देता हूं। देखो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। इरिवर्सिबल मतलब ग्रोथ एक ऐसा बदलाव होता है जो रिवर्सिबल नहीं है। किसमें, सेल के नंबर में। मान लो 2 से 4 सेल बन गए, सेल के नंबर में, सेल के साइज में, या ऑर्गन के नंबर में। तो अगर कोई ऐसा बदलाव जो इरिवर्सिबल हो, मैं इरिवर्सिबल क्यों बोल रहा हूं, जैसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपने गार्ड सेल पढ़ा है, गार्ड सेल। गार्ड सेल जो होता है उसका पानी भरने से साइज बढ़ जाता है, फिर पानी जाता है तो छोटा हो जाता है। या आपके पास स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज देखा आपने, स्पॉन्ज के अंदर पानी भरा तो साइज बढ़ गया, पानी हटा तो साइज छोटा हो गया। मेरा पॉइंट यह है कि ग्रोथ एक ऐसा चेंज है जो इरिवर्सिबल होना चाहिए। और वो किसमें होना चाहिए बेटा, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन किसमें, सेल के नंबर में, सेल के साइज में, और हमारे पास ऑर्गन में। अगर मैं बात करता हूं ऑर्गन की, तो उसमें अगर मेरे पास इरिवर्सिबल चेंज हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, पहला हमने यहां लिखा, फर्स्ट इज इरिवर्सिबल। क्या होगा, इरिवर्सिबल। अगर मैं फीचर की बात करूं तो वापसी नहीं आ सकता, दैट इज इरिवर्सिबल। ये पहला फीचर हो गया। सेकंड हो गया कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है कि मुझे विजिबल है, ऑब्जर्वेबल है, मतलब इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्व ग्रोथ हो रही है पता ही नहीं चल रहा है। जैसे मान लो मेरे पास सेल्स के नंबर बढ़े, मैं उसे ऑब्जर्व कर सकता हूं माइक्रोस्कोप से, या मेरे पास नए ब्रांच बनी, मुझे दिख सकती है। इसको कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। देखो ये वर्ड आपने कहां पढ़ा है, कॉन्स्पिक्यूअस। ये आपने पढ़ा है बेटा प्लांट किंगडम में, टेरिडोफाइट में लिखा है बहुत छोटे के लिए इनकॉन्स्पिक्यूअस। इस चैप्टर में भी बहुत छोटे को इनकॉन्स्पिक्यूअस लिखते हैं, बड़ी चीज को लिखते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। तो ऑब्जर्वेबल, या मैं लिख सकता हूं इजिली, कैन बी इजिली ऑब्जर्व, कैन बी इजिली ऑब्जर्व, है ना। तीसरा फीचर मैं लिख सकता हूं इट इन्वॉल्व बोथ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। इट इन्वॉल्व बोथ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या होगा बेटा बताओ, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म मतलब बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे। फोर्थ क्या है बेटा, एनर्जी रिक्वायर है, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। अब मैं आपसे कहूं कि एनर्जी कैसे बनेगी, कैटाबोलिज्म से। और कोई भी चीज, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ करानी है तो नई प्रोटीन बनानी पड़ेगी। तो एनाबोलिज्म क्या हो गया बेटा, एनाबोलिज्म हो गया सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, जैसे कि सेल वॉल, सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, है ना। सिंपल है बेटा, ये तो बहुत मुश्किल है नहीं चीजें ये। और कैटाबोलिज्म का मतलब हो गया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन कैसे, एनर्जी बनाने के लिए, चीजों को तोड़ोगे एनर्जी बनाने के लिए, है ना। और फिफ्थ आप लिख सकते हो इट कैन बी क्वांटिफाई। क्वांटिफाई का मतलब होता है ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रोथ के कुछ फीचर्स बताओ, ये आपके पास और कौन से चैप्टर में दे रखे हैं, लिविंग वर्ल्ड में। अगर मैं कहूं कि ग्रोथ के कुछ फीचर बताओ तो आप कहोगे कि ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, कॉन्स्पिक्यूअस है, इट इन्वॉल्व बोथ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, एनर्जी लगती है और इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ोगे लिविंग वर्ल्ड की, तो वहां पर उसने प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में डिफरेंस बताया है कि भाई प्लांट में ग्रोथ हमेशा चलती रहती है, एनिमल में ग्रोथ जो होती है एक लिमिट के बाद रुक जाती है। तो ग्रोथ के ये फीचर हैं। क्या आपको ये फीचर समझ आ रहे हैं, जल्दी बताओ। क्लियर है, यहां तक तो कोई ऐसा है नहीं पॉइंट जो नहीं समझ आए, आसान है बेटा ये। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, चैप्टर की स्टार्टिंग है, छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते।
थोड़ा कई बार ऐसा फील होता है कि यार हल्का बोरिंग हो रहा है, लेकिन क्या करोगे बताओ, एनसीईआरटी छोड़ पाओगे आप समझ नहीं रहे। चाहे बोरिंग हो चाहे इंटरेस्टिंग हो, क्वेश्चन आएगा 4 नंबर देगा। आपको समझ आ रहा है? चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, क्वेश्चन आएगा कितने नंबर देगा? 4। तो आपको पढ़ना सारा है, और होता क्या है कि इसको ध्यान से पढ़ लोगे समझ आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? बेटा क्वांटिफाई का मतलब होता है उसको मेजर कर सकते हो, लेंथ बढ़ गई मेजर कर, क्वांटिफाई का मतलब होता है मेजर कर सकना। ठीक है, क्लियर है? हाँ, क्लियर। चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा इसको, एनसीईआरटी देख लेते हैं ग्रोथ क्या कहते हैं। देखो ग्रोथ में, अब देखो एनसीईआरटी आप कहोगे कि सर क्या है, देखो ग्रोथ इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल, ये लिखा कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। साथ ही पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन, इट्स पार्ट का नंबर बढ़ना या इंडिविजुअल सेल का नंबर बढ़ना। जनरली ग्रोथ इज अकंपनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों होते हैं। क्लियर? सही है। और मुझे क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। देयरफॉर एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर? लकड़ी पानी एब्जॉर्ब करके अगर फूल जा रही है तो उसे ग्रोथ नहीं बोल रहे हैं। क्या ये पेज क्लियर है? क्लियर? ये चीज सही है? क्लियर है? ठीक है, आ जाओ भाई आ जाओ। ठीक है, चलिए आगे करेंगे। हाँ, यहां तक ठीक है। चलिए आगे करेंगे। चलो आ जाओ, फीचर ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के फीचर पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले उसको समझने के लिए पहले प्लांट ग्रोथ समझो क्या होती है ना। प्लांट ग्रोथ को समझो। आप में से ध्यान सुनेंगे बेटा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेरिस्टेम? मेरिस्टेम क्या होता है उसको हम समझ रहे हैं। क्लियर है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेरिस्टेम? ठीक है, क्लियर है? हाँ, ध्यान देंगे बेटा। अभी बताऊंगा इंटरसेप्शन जो है आपका भी बताऊंगा। फ्रेंड रुक जाओ एक, बस ठीक है बेटा। एक बहुत समझदार बच्चे ने कुछ बहुत अच्छी बात लिखी, इसलिए मैं थोड़ा स्माइल कर गया। ठीक है, हाँ। और इस बात के लिए थोड़ा सा प्रूफ करने की नीड नहीं है। बहुत सारी चीजें मुझे नहीं लगता मुझे प्रूफ करने की जरूरत है, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म पढ़ा रहा हूं। यूनिफॉर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि मैं सारे टॉपिक सेम तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, तो आप मुझे उसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो मैं इसलिए स्माइल कर गया। चलो ठीक है, आ जाओ। देखो व्हाट इज मेरिस्टेम? व्हाट इज मेरिस्टेम क्या होता है सबसे पहले समझो। व्हाट इज मेरिस्टेम? आपको पता है, आप एक वर्ड यूज करते हो स्टेम सेल, है ना। स्टेम सेल कौन से सेल्स होते हैं? डिवाइडिंग सेल। क्लियर हो गया? व्हाट इज मेरिस्टेम? प्लांट के अंदर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स को हम मेरिस्टेम कहते हैं। तो अगर आपको मेरिस्टेम डिफाइन करो तो क्या लिखोगे? इन प्लांट ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल इज नोन एज मेरिस्टेम। क्लियर है? ठीक है, हाँ क्लियर। हाँ, ध्यान से देखो बेटा। क्लियर? ठीक है, ध्यान दो। हाँ, ध्यान दो। ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल इज नोन एज मेरिस्टेम। उसे हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? आ जाओ। अब अगर मैं आपसे कहूं प्लांट में मेरिस्टेम की लोकेशन कहां है, तो प्लांट में क्या होता है बेटा, इसे ये जो टिप होती है ना ऊपर, यहां पर जो डिवाइडिंग सेल होते हैं उन्हें एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल का मतलब होता है टिप पर, यहां पर। ठीक है, अब यहां पर जो है देखो, दिस रीजन इज नोन एज नोड। इसे नोड कहते हैं।
इसके बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड कहते हैं। प्लांट में देखो ध्यान से बेटा, इसे इंटरनोड कहते हैं। अब ये मेरे पास एपिकल मेरिस्टेम है, इस वाली को मैंने क्या बोला बेटा, इस वाली को मैंने बोला इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसको हमने क्या बोला, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोल दिया यहां पर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं बेटा, आपको देखो, और ये यहां पर मैंने कौन सी मेरिस्टेम लिख दी, लेटरल। तो मैं आपको कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं कि प्लांट में ग्रोथ कैसे होती है। अगर मैं आपसे सिंपल कहूं कि प्लांट में ग्रोथ कैसे होती है, उसे अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट मैं बोलूंगा कि प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल। दूसरा सवाल यह है, क्या प्लांट में मेरिस्टेम सब जगह होती है? मैं कहूंगा नहीं। प्लांट में मेरे पास मेरिस्टेम कुछ फिक्स लोकेशन पर होती है। पहला ये टॉप पर है, इसे हम एपिकल मेरिस्टेम कह रहे हैं। दूसरा मेरे पास ये बीच में यहां पर है, जिसे मैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम कह रहा हूं। और थर्ड मेरे पास जो ये साइड में ऐसे दिखा रहा हूं, इसे लेटरल मेरिस्टेम कह रहा हूं। हर तरह की मेरिस्टेम अलग तरह की ग्रोथ कराती है। जैसे कि मेरे पास ऊपर जो मेरिस्टेम है वो प्लांट में ग्रोथ कैसे कराती है, ऊपर की तरफ, है ना। प्लांट में ग्रोथ कैसे कराती है, लेंथ बढ़वाती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एपिकल मेरिस्टेम कैसी ग्रोथ कराएगी, वो एक्सिस की लेंथ बढ़ाएगी। क्या बढ़ाएगी, एक्सिस की लेंथ बढ़ाएगी। क्लियर है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होगी वो रूट में भी होती है बेटा, यहां वो रूट में भी होती है। अब एनसीईआरटी कहती है रूट में वो थोड़ी सी, ये एपिकल मेरिस्टेम है ना। तो व्हाट इज मेरिस्टेम, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेम की अलग अलग लोकेशन होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन में मेरे पास मेनली हम बात करेंगे एपिकल की इंटरकैलरी, वैसे मोनोकोट में हम लिखते हैं बेटा इंटरकैलरी, और एक मैंने लेटरल लिख दिया, ठीक है, लेटरल लिख दिया। तो मेरे पास क्या होगा, दो तरह की प्लांट में ग्रोथ होती है। एक मेरे पास लेंथ ऑफ प्लांट एक्सिस इंक्रीज होता है। लेंथ ऑफ प्लांट एक्सिस कैसे इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज होता है, वो बहुत ध्यान से समझो बेटा। प्लांट में इस एक्सिस का मतलब ये, दिस वन देखो, दिस एंटायर थिंग इज नोन एज एक्सिस। तो प्लांट में इस एक्सिस की लेंथ कैसे बढ़ती है, एपिकल मेरिस्टेम से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है बेटा, एपिकल से बढ़ती है। तो क्लियर है यहां पर कि एक्सिस इंक्रीज होता है कैसे, बाय एपिकल मेरिस्टेम। कैसे बढ़ता है, एपिकल मेरिस्टेम से बढ़ता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत इंटरकैलरी से, देखो इंटरकैलरी क्या करेगी, इंटरनोड की, इसकी लेंथ बढ़ाएगी, इंटरकैलरी इसकी लेंथ बढ़ाएगी। दूसरा मेरे पास क्या होती है बेटा, लेटरल मेरिस्टेम होती है। दूसरा मेरे पास क्या होती है, अगर प्लांट की चौड़ाई बढ़ानी, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्थ। तो अगर प्लांट में गर्थ इंक्रीज होती है तो गर्थ इंक्रीज बाय लेटरल मेरिस्टेम। तो आपको सबसे पहले प्लांट के ग्रोथ के बारे में कुछ बताना था, तो मैंने क्या क्या पॉइंट बताया। प्लांट में डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेरिस्टेम कहते हैं। ये मेरिस्टेम ऐसा नहीं होता कि प्लांट में सब जगह है, इनकी एक फिक्स लोकेशन होती है। अगर प्लांट के टॉप पर है वो एपिकल मेरिस्टेम है, रूट टॉप पर भी एपिकल ही है, ठीक है, रूट की लेंथ बढ़ाता है। अगर मुझे प्लांट के इस एक्सिस की लेंथ बढ़ानी है तो एपिकल मेरिस्टेम, और बीच में अगर इंटरनोड की लेंथ बढ़ानी है तो इंटरकैलरी काम करती है। अगर प्लांट की चौड़ाई बढ़ानी है, चौड़ाई को क्या बोलते हैं, गर्थ, तो मेरे पास कौन सी मेरिस्टेम काम करती है, लेटरल मेरिस्टेम। अब ये वो बातें हैं जो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगी और कुछ को नहीं भी पता होगी, तो यहां पे पता करो। लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की क्या बढ़ाती है, चौड़ाई बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, गर्थ, जिसे हम चौड़ाई कहते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर है, बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, यहां तक ठीक है, जल्दी बताओ बेटा। स्टेम सेल्स एक मतलब हमारे पास क्या होता है, अगर मैं आपसे बताऊं, स्टेम सेल्स हमारे पास, अभी मैं डिस्कस करूंगा इस बात को कि हमारे स्टेम सेल में और प्लांट के स्टेम सेल में क्या फर्क है ना, इसको भी डिस्कस करने वाला हूं। गर्थ का मतलब चौड़ाई। रूट में एपिकल होता है, किसी को पता है रूट में वो ब्रांचेस कहां से बनती हैं, कुछ पता है ऐसा? नहीं। बेटा इंटरकैलरी इसकी लेंथ बढ़ाएगी, देख मेरी बात समझ। ये वाला जो मेरिस्टेम है यहां पर, इसकी लेंथ, इसको क्या देखो, दिस इज नोड,
इस जगह को कहते हैं नोड, ये भी नोड है। तो इसकी जो लेंथ है बीच वाले हिस्से की, इसकी लेंथ कौन बढ़ाएगा? इंटरकैलरी बढ़ाएगा। ठीक है, थोड़ा बोर्ड से हटें, बिल्कुल हट गए। हैंड रिटन मिल जाएगा इसका 100%। पेरिसाइकिल से शाबाश। चलो आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फटाफट से पढ़ते हैं आगे। अब देखो मेरे पास ये प्लांट है, एक स्टेम बनाई है मैंने, दिस इज स्टेम, और ये स्टेम की सबसे बाहर वाली लेयर है। पहले लेयर्स के नाम देख लो, दिस इज एपिडर्मिस। मैं लेयर्स के नाम लिख रहा हूं पहले ताकि आपको समझ आ जाए, ध्यान दोगे बेटा। आपके पास मैं लेयर्स के नाम लिख रहा हूं, सबसे बाहर ये लेयर है, फिर यहां पर कुछ सेल्स ये आएंगे, ठीक है, और फिर एक लेयर ये है, ठीक है, ये चीज। तो देखो कौन कौन सी लेयर है। ये एपिडर्मिस है, देख लो ध्यान से बेटा, दिस लेयर इज एपिडर्मिस, दिस वन, दिस लेयर इज एपिडर्मिस। उसके बाद ये जो अंदर वाली लेयर है, दिस वन, इसको हमने क्या नाम दिया है? एंडोडर्मिस। यहां पर क्या नाम दिया है मैंने? एंडोडर्मिस नाम दिया है, ठीक है। और यहां पर जो सेल्स हैं, इनको मैंने क्या नाम दिया है? कॉर्टेक्स का नाम दिया है। ये मेरे पास, ध्यान देंगे बेटा, ये मेरे पास फ्लोएम है और ये जाइलम है, दिस इज फ्लोएम, और ये मेरे पास जाइलम है, जो मैंने यहां बना रखा है, अंदर यहां बनाया हुआ है मैंने, फ्लोएम जाइलम यहां बनाया हुआ, देख लो बेटा ध्यान से, फ्लोएम जाइलम बना रखा है। तो मुझे क्या समझ में आना चाहिए, मेरी बात समझो ध्यान से, मुझे क्या समझ में आना चाहिए? अगर प्लांट की लेंथ बढ़ानी है तो आपके पास एपिकल मेरिस्टेम है, और अगर प्लांट की चौड़ाई बढ़ानी है, चौड़ाई समझ में आता है, गर्थ बढ़ानी है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? लेटरल मेरिस्टेम की जरूरत पड़ती है। लेटरल मेरिस्टेम क्या होती है? दो होती हैं, एक नहीं होती, दो होती हैं। एक लेटरल मेरिस्टेम अंदर होती है जो वास्कुलर बंडल के बीच में होती है, इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? इसे हम नाम देते हैं वास्कुलर कैम्बियम। इसे हम क्या नाम देते हैं? वास्कुलर कैम्बियम। तो वास्कुलर कैम्बियम वो लेटरल मेरिस्टेम है जो वास्कुलर बंडल के बीच में है। लेटरल का मतलब समझो, इससे चौड़ाई बढ़ेगी, तो इसका नाम क्या है बेटा? वास्कुलर कैम्बियम है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बनाया है? एक स्टेम का डायग्राम बनाया, दिस इज नथिंग बट अ स्टेम। स्टेम का मैंने ट्रांसफर सेक्शन काटा है, उसमें सबसे बाहर वाली लेयर का नाम एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, और मेरे पास ये कॉर्टेक्स है, ये मेरे पास यहां जाइलम है और यहां फ्लोएम है, ठीक है। इनके बीच में जो ये ग्रीन कलर की डिवाइडिंग सेल की लेयर है, इसको हम वास्कुलर कैम्बियम कह रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वास्कुलर कैम्बियम। ये एक प्रकार की लेटरल मेरिस्टेम है। लेटरल इसकी पोजीशन को लेके कहते हैं, लेटरल है, ठीक है। और ये क्या बनाती है बेटा? ये क्या बनाती है? ये बनाती है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। मेरी बात समझे ध्यान से, जब प्लांट ग्रो करता है तो सबसे पहले जो जाइलम और फ्लोएम बनती है उसे हम प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। मतलब मान लो एक सीड है, सीड से प्लांट बना, तो जो सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम बनी उन डिवाइडिंग सेल से, उन्हें प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ती है तो नए पाइप की जरूरत पड़ती है। नए पाइप मतलब जाइलम फ्लोएम के नए पाइप की जरूरत पड़ती है, ताकि खाना और पानी का ट्रांसपोर्ट और बढ़ाया जा सके। तो जो नए पाइप बनते हैं बाद में, जब पुराने बन गए उसके बाद दोबारा बन रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी जाइलम। जाइलम बनेगा तो सेकेंडरी जाइलम, और फ्लोएम बनेगा तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फ्लोएम। और वो किससे बनेगा? वास्कुलर कैम्बियम से बनेगा। आप समझो ध्यान से। और ये वाली जो कैम्बियम है, जो रेड से दिखा रहे हैं, इसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। ये भी डिवाइडिंग सेल है, तो ये भी मेरिस्टेम है मेरे पास, ये भी मेरिस्टेम है। और ये बेसिकली क्या बनाती है बेटा? कॉर्क कैम्बियम जो होगी, ध्यान से सुनेंगे, कॉर्क कैम्बियम भी लेटरल मेरिस्टेम है। तो क्या आपको लेटरल मेरिस्टेम समझ में आई? कौन सी है? देखो मैंने आपको मेरिस्टेम पढ़ा दी, यहां पर ध्यान से सुनना। सबसे पहली मेरिस्टेम टिप पर है, जिसको आप एपिकल मेरिस्टेम कह रहे हो। यहां बीच पर इंटरकैलरी होगी, यहां एपिकल है, और ये जो बीच में मैंने दिखाई ये लेटरल है। लेटरल मेरिस्टेम को मैंने यहां दिखाया, आपको अंदर से दिखाया। लेटरल दो होती हैं, एक बिल्कुल अंदर होती है
उसका नाम वास्कुलर कैम्बियम है, और एक बाहर होती है उसका नाम कॉर्क कैम्बियम। ये दोनों मेरिस्टेम है। वास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। मान लो आपको मैं कहूं कि आप मोटे हो जाएं ऐसे कि आपके अंदर से आपका साइज बढ़ेगा, तो ये क्लोज तो फट जाएंगे ना। ऐसे ही क्या होता है, जब वास्कुलर कैम्बियम नए सेल बनाता है तो अंदर से ग्रोथ होने से बाहर की लेयर्स फट जाती हैं, बाहर की लेयर डैमेज हो जाती हैं। उन लेयर्स को रिप्लेस करने के लिए कॉर्क कैम्बियम चाहिए। मैंने क्या बोला, समझ में आया? मैंने बोला अगर अंदर डिवीजन होगी, बाहर सेल तो है, अंदर डिवीजन होने से नए सेल्स बनेंगे, तो अंदर डिवीजन होने से नए सेल बनने से चौड़ाई बढ़ेगी, तो ये बाहर की लेयर्स डैमेज हो जाएगी, एपिडर्मिस वगैरह डैमेज हो जाएगी। इसको रिप्लेस करने का काम किसका है? कॉर्क कैम्बियम का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेटरल मेरिस्टेम बताओ, आप कहोगे सर कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम क्या करेगी? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। कॉर्क कैम्बियम क्या करेगी बेटा? कॉर्क कैम्बियम बनाएगी नई कॉर्टेक्स, ताकि वो जो लेयर फट गई बाहर, मतलब अंदर से ग्रोथ होने से जो लेयर्स डैमेज हो गई, उनको रिप्लेस करना है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। रुचिका मत मैसेज कर बेटा, क्या कर रही है बेटा? रूट में पेरिसाइकिल होगा ना, अभी तो बनाएंगे इसमें पेरिसाइकिल, यहां बनाएंगे। आप जो वो पूछ रहे थे वो यहां होगी बेटा पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस के अंदर। रूट में भी होगी, यहां भी मैं एक्चुअल में रूट ब्रांच के सेंस में बोल रहा, दिस इज पेरिसाइकिल। यहां पेरिसाइकिल होगी एंडोडर्मिस के अंदर। बेटा जिसको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है, हम एनाटॉमी पढ़ेंगे वहां भी करेंगे, पर आप एक चीज बताओ, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता कि कोई एक चैप्टर पढ़ाएं और उसके बाद जो पढ़ाएं सारे आते हो। हर चैप्टर में किसी ना किसी चैप्टर से थोड़ा लिंक होता है, तो थोड़ा समझ के हमें चलना पड़ता है। एनाटॉमी नहीं चल रही है यार, तेरी एनसीईआरटी में दे रखा ही है। एनाटॉमी नहीं चल रही है। आ जा, थोड़ा सा पढ़ तो सही बेटा, तभी तो कुछ पता चलेगा। देख इधर ध्यान से। तुम्हारे पास ये एक डायग्राम है, इसके लिए पढ़ा रहा हूं, इस डायग्राम के लिए पढ़ा रहा हूं बेटा। ये जो डायग्राम तुम्हारे पास दे रखा है एनसीईआरटी में, आप देखो ध्यान से। ये डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, देखो। दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये ग्रोथ करा रही है, रूट एपिकल मेरिस्टेम इधर सेल्स बना रही है, तो बढ़ेगा ये पार्ट, ये इधर सेल्स बनाएगी। देखो ये एरो इधर दिखाने का मतलब क्या है? नए सेल्स ऐसे ऐड हो रहे नीचे की तरफ। आपको समझ आ रहा है? एरो दिखाने का मेन मतलब ये है, यहां पे क्लियर है? अब देखो यहां पर लेटरल मेरिस्टेम, देखो ये वास्कुलर कैम्बियम दिखाई इसने, ये रही देखो, ये रही वास्कुलर कैम्बियम, ये रही, है ना। तो वास्कुलर कैम्बियम ध्यान से देखो, सर्कल के अंदर ऐसे सर्कल दिखा रहे, इसे वास्कुलर कैम्बियम कह रहे हैं। ये देखो ध्यान से, ऐसे ये रही वास्कुलर कैम्बियम, क्लियर। और ये जो एरो ऐसे दिखा रहा है, वो क्या बढ़ा रहा है? गर्थ बढ़ा रहा है, गर्थ इंक्रीज कर रहा है। आप देखो ध्यान से, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। और यहां पर क्या हो रहा है? नए सेल्स ऐसे ऐड होंगे ना भाई। मेरिस्टेम यहां है, मेरिस्टेम डिवाइड करके नए सेल्स नीचे की तरफ बनाएगी ना, क्लियर। और ग्रोथ ऊपर होगी, ठीक है, क्लियर है? हाँ। कॉर्क कैम्बियम का क्या फंक्शन होता है बेटा? वास्कुलर कैम्बियम, देखो अगर मैं आपको इसी डायग्राम को दिखाऊं, तो मेरे पास मान लो ये वास्कुलर कैम्बियम, दिस इज वास्कुलर कैम्बियम। जब वास्कुलर कैम्बियम नए सेल्स बनाएगी, ऐसे नए नए सेल्स बनाएगी, तो चौड़ाई बढ़ेगी। तो ये जो बाहर की लेयर डैमेज होगी, इसको रिप्लेस करने का काम इसका है, कॉर्क कैम्बियम का। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर बाहर की लेयर डैमेज होगी, उसको रिप्लेस कॉर्क कैम्बियम करेगी नई लेयर बना के, ठीक है, क्लियर? यहां तक ठीक है? कह रहे डायग्राम उल्टा हो गया गधे। सही है, डायग्राम उल्टा नहीं है, सही है। उल्टा होता तो लिखा हुआ सीधा होता। अजीब हाल है तुम्हारा, कब सुधरोगे भाई तुम? अब तो सुधर जाओ, अब नीट देना है। पिछले साल तो चलो कोई बहाना मार लिया पेरेंट्स से, इस साल कहां मार पाओगे? तो पढ़ भी रहे हो पूरा पूरा। हाँ आ जाओ। ये लास्ट डायग्राम बेटा, आपको लास्ट डायग्राम यही बताया, अगर आप देख सको, ये स्टेम है, इसके अंदर ये ग्रीन वाली वास्कुलर कैम्बियम है, और ये रेड वाली मेरे पास क्या है? कॉर्क कैम्बियम है। इतनी चीज समझनी है आपने, क्लियर है? हाँ क्लियर, ठीक। अब देख लो खुद से। और वास्कुलर कैम्बियम ये बनाएगी,
और कॉर्क कैम्बियम क्या बनाएगी, लेटरल मेरिस्टम। ये वो चीज बनाएगी जैसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स। देखिए आपने जिसने लिखना था लिख लिया, आगे पढ़ रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो बेटा, आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है आगे चलो। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लो, आ जाओ। प्लांट ग्रोथ के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से सुनना। प्लांट ग्रोथ के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। चलो प्लांट ग्रोथ के फीचर पढ़ेंगे, क्लियर है? प्लांट ग्रोथ के फीचर पढ़ेंगे और वो क्या है सुन लो ध्यान से। हमारे पास क्या है, सबसे पहले प्लांट ग्रोथ इज इनडेटर्मिनेट। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बता रहा हूं। ये कुछ फीचर्स हैं प्लांट ग्रोथ के, मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एनिमल ग्रोथ लिमिटेड होती है, प्लांट ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। ध्यान सुनेंगे, अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि प्लांट ग्रोथ में मेरिस्टेम होती है पूरी लाइफ भर, पूरी लाइफ भर मेरिस्टेम होती है। क्या हमारे पास जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं हमारे पास क्या पूरी लाइफ भर होते हैं और वो उस जगह होते हैं जहां डेड सेल्स को रिप्लेस करना है। मतलब क्या हुआ, देखो मैं अगर आपकी बात करता हूं, आपके यहां डिवाइडिंग सेल्स कहां होंगे, स्किन के नीचे होंगे क्योंकि स्किन के सेल मरते रहते हैं, उसे रिप्लेस करना है। आपकी बोन मैरो में होंगे, बोन मैरो जो होती है बोन में के अंदर होती है, वहां होते हैं ताकि नए ब्लड सेल्स बना सके। क्लियर है? अगर मैं प्लांट की बात करूं तो उसमें मेरिस्टेम हमेशा होती है, तो उसमें ग्रोथ हमेशा होती रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट और एक तरीके से अनलिमिटेड। तो हम पहला फीचर जो प्लांट की ग्रोथ का लिख रहे हैं वो इनडिटर्मिनेट लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंस प्लांट हैव मेरिस्टेम थ्रू आउट लाइफ, प्लांट में मेरिस्टेम जो है वो थ्रू आउट लाइफ है। क्या है, थ्रू आउट लाइफ है, थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा कि प्लांट ग्रोथ, सो प्लांट ग्रोथ कैन अकर थ्रू आउट लाइफ। प्लांट ग्रोथ तो लगातार पूरी लाइफ भर होती रहेगी। तो ये बेटा एक फीचर है कि प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट का मतलब एक तरीके से हम पता नहीं कर सकते, अनलिमिटेड टाइप की है। फोकस करो बेटा, अनलिमिटेड टाइप की ग्रोथ है। ठीक है, दूसरा हमने लिखा है कि प्लांट ग्रोथ ओपन है। देखो इन दोनों वर्ड में फर्क है। देखो व्हाट इज ओपन, ओपन मतलब खुला हुआ, खुले हुए का मतलब यह है कि प्लांट ग्रोथ ओपन का मतलब यह है कि मेरे पास नए सेल्स डिवीजन के थ्रू प्लांट में पूरी लाइफ भर ऐड हो सकते हैं। अगर मैं आपसे रियल में बताऊं कि इनडिटर्मिनेट का मतलब प्लांट में ग्रोथ पूरी लाइफ भर चल सकती है। अगर दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं आपसे कि प्लांट ग्रोथ ओपन है, ओपन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओपन, ओपन का मतलब होता है कि नए सेल्स हमेशा ऐड होते रहते हैं, इसे कहते हैं ओपन। इन दोनों में फर्क है। देखो इनडिटर्मिनेट का मतलब ग्रोथ पूरी लाइफ भर चलती रहती है, ओपन वर्ड का मतलब है कि नए सेल्स, ध्यान से सुनेंगे बेटा, न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड थ्रू आउट लाइफ। पूरी लाइफ भर हमारे पास नए सेल्स ऐड होते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे कहते हैं ओपन होना। अगर मैं आपसे कहूं कि प्लांट ग्रोथ ओपन है तो नए सेल्स पूरे लाइफ भर ऐड होते रहेंगे, क्लियर है। और प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, मतलब ग्रोथ पूरी लाइफ भर चलती रहेगी। हम ये कह सकते हैं कि नए सेल ऐड होने की वजह से ये फीचर आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास ओपन वर्ड का क्या मतलब है, नए सेल्स का ऐड होना, इनडिटर्मिनेट का मतलब है ग्रोथ चलती रहती है। ये दो अलग अलग बातें हैं एक तरीके से, ठीक है, क्लियर। तीसरा हम कह रहे हैं प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड। ध्यान दो बेटा, जिसको लिखना था लिख लो इस बात को। प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड का क्या मतलब है, पहले मैं एक बार बता दूं फिर डाउट पूछना। पहले देख लो, ओपन का मतलब नए सेल्स ऐड होते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। दूसरा हम कह रहे हैं प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनेंगे। आपने क्या किया, एक प्लांट है, एक प्लांट था 5 मीटर की हाइट पर, जब छोटा था तो ज्यादा छोटा होगा, तो आपने क्या किया था 2 मीटर की हाइट पर, जब छोटा था 2 मीटर की हाइट पर आपने एक नाम लिख दिया, वहां पर एक नाम लिख दिया प्लांट के ऊपर, या कोई प्लेट लगा दी। अब क्या हुआ, प्लांट ग्रो कर रहा है 1 मीटर पर ईयर,
तो 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर वो नाम कहां पर होगा? सवाल ये है कि जो नेम है वो 2 मीटर की हाइट पर है। प्लांट ग्रो किया, प्लांट कैसे ग्रो किया? प्लांट ग्रो किया आफ्टर 3 ईयर 1 मीटर पर ईयर की हाइट से, मतलब प्लांट की हाइट बढ़ गई। तो वो किस जगह होगा? आपने 2 मीटर की हाइट पर लगाया था नीचे से, वो जो नाम था आपने 2 मीटर पे, तो वो कितने मीटर पर होगा बताओ जल्दी से। अरे रुक जाओ यार, सेम पोजीशन 5 मीटर वाले, 5 मीटर वाले भी हैं, शाबाश। 2 मीटर 5 मीटर, नो चेंज, 5 पे होगा। अच्छा, 1 मीटर पर ईयर बढ़ रहा है 3 साल के, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, 2 मीटर पर ही होगा। आपको यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लांट में ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड का मतलब फिक्स लोकेशन पर होती है। प्लांट में ग्रोथ जो होती है वो कैसे होती है? जैसे टिप से हो रही होगी। तो अगर मान लो मेरे पास जो प्लांट बढ़ेगा वो यहां से ऊपर बढ़ेगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है बेटा, आप समझो इस बात को। हमारे पास क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ लोकलाइज्ड शब्द का मतलब समझो। देखो हमने 2-3 फीचर पढ़ने। पहला, प्लांट ग्रोथ इनडेटर्मिनेट है। इनडेटर्मिनेट का मतलब पूरी लाइफ भर ग्रोथ होती रहती है। प्लांट ग्रोथ ओपन का मतलब है उसके पास डिवाइडिंग सेल्स हैं, मेरिस्टेम है, उसकी वजह से नए सेल ऐड होते रहते हैं। प्लांट ग्रोथ लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड वर्ड का क्या मतलब है आप समझो ध्यान से। लोकलाइज्ड वर्ड का मतलब है, आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुनेंगे, लोकलाइज्ड मत का मतलब है कि प्लांट की ग्रोथ फिक्स लोकेशन पर होती है। इसका मतलब यह होगा कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो फिक्स लोकेशन पर होगी। प्लांट की ग्रोथ जो होगी अकर एट फिक्स लोकेशन, अकर एट फिक्स लोकेशन। हमेशा वो हाइट बेटा कहां से बढ़ती? देखो यहां एपिकल मेरिस्टेम है, तो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से यहां से हाइट बढ़ती है। इस रीजन की हाइट नहीं बढ़ेगी, इसकी क्या सिर्फ बढ़ेगी? चौड़ाई बढ़ेगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए हाइट यहीं पे रह जाएगी। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, ध्यान से सुनेंगे, मैं एक एग्जांपल दूं। मान लो ये लिवर है, ये लिवर है 5 साल के बच्चे का और ये लिवर है 20 ईयर के पर्सन का। तो दोनों में फर्क क्या होगा? साइज का फर्क होगा। एनिमल में जो ग्रोथ होती है यूनिफॉर्म टाइप की होती है। एनिमल की जो ग्रोथ होती है ऑर्गन्स की यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब ये है, नहीं है, ध्यान सुनेंगे, यूनिफॉर्म का मतलब है पूरा, सॉरी लिवर कह रहा हूं, स्टमक है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि हमारे पास पूरे का पूरा, ध्यान से सुनेंगे, पूरे का पूरा हमारे पास जो होगा साइज पूरा बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टमक यहां से और यहां से बढ़ गया। मेरी बात सुनो, क्या ऐसा होगा? स्टमक है ये, क्या स्टमक की लेंथ ऐसे थोड़ी थोड़ी यहां बढ़ गई और फिर थोड़ी थोड़ी यहां बढ़ गई? ऐसे तो ग्रोथ नहीं होती। बढ़ेगा तो पूरा ही बढ़ेगा ना। तो मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लांट ग्रोथ लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? प्लांट पे डिवाइडिंग सेल फिक्स लोकेशन पर होते हैं, इस वजह से फिक्स लोकेशन पर ग्रोथ होती है। ग्रोथ हमेशा टिप की होगी। इस वाले पार्ट की ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि यहां डिवाइडिंग सेल नहीं है। दूसरा, एनिमल में जब ग्रोथ होती है यूनिफॉर्म होती है। ऐसा नहीं होगा कि मान लो स्टमक है, थोड़ा थोड़ा सा यहां से बढ़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा यहां से, यहां भी तो ग्रोथ होगी उसकी। तो एनिमल में ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है। प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है? लोकलाइज्ड होती है, फिक्स लोकेशन पर। जहां पर क्या प्रेजेंट है? फिक्स लोकेशन, लाइक एपिकल मेरिस्टेम वगैरह, जहां पर लाइक वेयर मेरिस्टेम प्रेजेंट है। जहां पर क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेम प्रेजेंट है। क्या ये बात समझ में आई है? बताओ जल्दी से, क्या ये बात समझ में आई? लिवर यार बना लो, कोई बात नहीं। हाँ क्लियर है बेटा। इंटर कैलरी प्रेजेंट हुआ, पर वो नॉर्मली हम मोनोकोट में ड्रॉ करते हैं। मैं ट्री की बात कर रहा था। और अगर आपको नहीं पता तो शायद आप कभी पुराने ट्री को देखो, जब आप छोटे थे आपने मार्क किया था, आपकी हाइट बढ़ गई, वो मार्क अभी नीचे है ना। यूनिफॉर्म का मतलब, सुन लो ध्यान से बेटा, सुन लो मेरी बात सुनो। ऐसा हुआ आपकी जब ग्रोथ हुई तो ऐसा कुछ हुआ कि आपका सर बढ़ गया और पैर बढ़ गए, बाकी का पार्ट उतना ही था बचपन से। यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है ना हमारी। प्लांट में क्या होता है? ऊपर से बढ़ेगा, नीचे से बढ़ेगा, जहां पर मेरिस्टेम है, ये फर्क है।
क्लियर? देखो बेटा, आपको इन टर्म्स के मतलब कम से कम समझिए। एनसीईआरटी में लिखा है, देखो एनसीईआरटी में क्या आएगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ प्लांट ग्रोथ? इनडिटर्मिनेट, है ना, ओपन, हम लिखेंगे लोकलाइज, ऐसे आएगा। तो आपने ऑल मार्क करना है। मैं आपको इनके मीनिंग भी बता रहा हूं। मीनिंग क्या है? इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है पूरी लाइफ भर प्लांट में ग्रोथ चलती है। ओपन का मतलब होता है नए सेल्स ऐड होते रहते हैं, इसी वजह से ग्रोथ भी चलती है। तो ये ठीक है, पर ये टर्म्स अलग अलग हैं। उसके बाद लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि जो ग्रोथ होती है वो फिक्स लोकेशन पर होती है, या तो टिप पर होगी या कहीं और, जहां भी, वेयर मेरिस्टेम इज प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट यूनिफॉर्म टाइप ऑफ ग्रोथ, ऐसा थोड़ी है। इट इज नॉट यूनिफॉर्म लाइक एनिमल। अगर मैं आपसे बताऊं, आप छोटे थे जब, तो क्या आपके सिर्फ सिर की हाइट ऐसे बढ़ती चली गई? आप पूरे बड़े हो ना। तो हमारे अंदर ग्रोथ कैसी? यूनिफॉर्म है। प्लांट हमारे अंदर यहां मेरिस्टेम थोड़ी है बेटा, ये चीज समझ में आ रही है? तो इट इज नॉट यूनिफॉर्म लाइक एनिमल, ये कह रहा हूं मैं। ये तीन टर्म्स हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है? अरे इनडिटर्मिनेट लिखा है बेटा, कह रहा है 18 ईयर के बाद यूनियन। मैं ये कह रहा हूं, छोटा स्टमक था, बड़ा स्टमक था, ऐसा नहीं होगा कि लेंथ बढ़ गई है बाकी उतना ही रह गया, ऐसा नहीं होगा। दूसरा चीज, इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है, या तुम इनडिटर्मिनेट को इनडेफिनेट समझो ना। इनडिटर्मिनेट का मतलब पूरी लाइफ भर चलती रहती है। ओपन का मतलब नए सेल्स ऐड होते रहते हैं। क्लियर है? ठीक है, हाँ। बेटा इंटर कैलोरी को अभी बीच में मत लाओ फिलहाल, है ना, ठीक है, उसको मत लाओ। पर नॉर्मली आपने जो ट्रीज देखे, अपने घर में कभी ट्रीज देखे हैं, उनमें आप कोई मार्क कर दो, वो मार्क वहीं रह जाता है, ट्री ऊपर से बढ़ता है। आप समझो इस चीज को। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी देख लो बेटा आप। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताना जरा, एक बार एनसीईआरटी देख ले, फिर डिस्कस करते हैं इस पे। आ जाओ, ये देखो, इसने लिखा है प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। देखो क्या कह रहा है, प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ यूनिफॉर्म यूनिक है क्योंकि अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। ये प्लांट की एबिलिटी क्यों है बेटा? दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू मेरिस्टेम सर्टेन लोकेशन। ये लोकलाइज्ड हो गया। द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपीचुएट। ये क्या होता है सेल्फ परपीचुएट? मतलब अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहा है, परमानेंट बना रहा है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्लांट ग्रोथ यूनिक है क्योंकि वो रिटेन करता है कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड। तो इनडिटर्मिनेट का मतलब यहां पर हम अनलिमिटेड बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसी एबिलिटी क्यों है? क्योंकि हमारे पास सर्टेन लोकेशन पर क्या रहती है? मेरिस्टेम रहती है। तो मेरिस्टेम की वजह से वो ऐसा होता रहता है, और ये सेल्स डिवाइड करके परमानेंट होते रहते हैं। द प्रोडक्ट हाउएवर सून लूज द कैपेसिटी। तो जो परमानेंट सेल है वो डिवाइड नहीं हो सकते। क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है? और देखो ध्यान से बेटा, और देखो, ध्यान से देखो, ये देखो, देखो, दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी इज कॉल्ड ओपन फॉर्म। तो मैंने ओपन फॉर्म के लिए क्या बोला है बेटा? ओपन फॉर्म के लिए क्या बोला है? जब नए सेल्स ऐड होते रहे। क्या हमने ये नहीं पढ़ा? ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट का मतलब अनलिमिटेड हो गया। लोकलाइज का मतलब प्लांट में ग्रोथ फिक्स लोकेशन पर होती है जहां मेरिस्टेम होता है। तीसरा पॉइंट हमने ओपन नहीं लिखा, बताओ जरा। ओपन का मतलब है नए सेल्स ऐड होते रहते हैं। वुड हैपन इफ मेरिस्टेम डिवाइड ना करे? अगर मेरिस्टेम डिवाइड नहीं करेगी तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। एक लिमिट के बाद, ध्यान से सुनो बेटा, मेरे पास लीफ होती है, लीफ का एक साइज के बाद अब उसकी ग्रोथ नहीं होती, तो इसका मतलब वहां पर अब मेरिस्टेम नहीं है। क्या ये चीज समझ आ रही है?
बेटा मैं तेज नहीं पढ़ाता हूं, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? आपको मैंने 2 ऑप्शन बोले थे, अगर आपके पास वो पीजीएफ वाला ऑप्शन है तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? सिलेबस लेट नहीं है आपका, चिंता मत करो, 2-1 दिन का डिले है, वो हम कर लेंगे मैनेज, पर आप पढ़ाने तो दो कम से कम। आप समझो लाइव को क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे स्लो समझते हैं, उनके लिए भी तो है ऑप्शन ये, ठीक है। आप देखो यहां पर आपको क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें से, हमने ये दोनों बातें बता दी आपको, क्लियर है? यहां पर बेटा हमने दोनों चीजें बता दी, आप देखो ये लिखा हुआ आपके पास, आप देख लो, अनलिमिटेड ग्रोथ लिखा हुआ है और लोकेशन, फिक्स लोकेशन मेरिस्टेम। उसके बाद हमने क्या बोला है? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है, नए सेल्स ऐड होते रहते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा सब जगह एक जैसा, क्लियर बेटा? आपको समझना भी तो पड़ेगा चीजों को। आओ जल्दी आओ, आगे आओ, आ जाओ जरा। हाउ ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। अब मेरी बात सुनना, यहां से चैप्टर अब प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है, वो बेसिक्स थे जो मैंने बता दिया, अब सुन लो ध्यान से। सबसे पहले सुनो, मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि आपको प्लांट ग्रोथ कैसे मेजर करते हो, ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूं। प्लांट में आप ग्रोथ कैसे मेजर करते हो, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास क्या होता है प्लांट ग्रोथ, अगर मैं आपसे रियल सेंस में कहूं कि किसी भी ग्रोथ के लिए सेल का साइज बढ़ना या सेल की ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं आपसे क्लियरली बताऊं, हर तरह की ग्रोथ के लिए, जैसे मान लो कोई भी चीज ग्रोथ हो रही है, जैसे ये सेल है, देखो इधर सारे मेरे पास ये सेल है, देखो ये सेल है मेरे पास, दिस इज सेल, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल। तो किसी भी तरीके के सेल के लिए, मेरी बात सुनेंगे, किसी भी तरह की ग्रोथ के लिए सेल का साइज बढ़ना रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि प्लांट में अगर जो ग्रोथ हो रही है, इवन एनिमल में, किसी भी तरह की ग्रोथ के लिए हमारे पास सेल का साइज बढ़ना ही मेन रीजन है। आप अपना दिमाग लगा के डीप सोचो, ये बात डीप में सोचो इस बात को। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपका मान लो आपके हाथ की ग्रोथ हुई होगी, तो सेल्स के नंबर नहीं बढ़े होंगे और उसके साथ साथ सेल्स का साइज भी तो बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा, एक्चुअल रीजन फॉर प्लांट ग्रोथ अगर मैं आप बोलूं तो किसी भी तरह की ग्रोथ के लिए फॉर एनी टाइप ऑफ ग्रोथ हमारे पास क्या है? इंक्रीज इन, यहां पर जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल। आप समझो इस बात को, प्रोटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल। देखो हमने सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रोथ क्या होती है, दूसरा हमने फीचर ऑफ प्लांट ग्रोथ पढ़ा, तीसरा हम पढ़ रहे हैं कि ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ को मेजर करने से पहले मैं सबसे पहला पॉइंट आपको यह कह रहा हूं कि किसी भी तरह की ग्रोथ में आपके पास मेन रीजन क्या होता है? सेल का साइज बढ़ना। कुछ बच्चों के दिमाग में यह आएगा सर सेल डिवीजन भी तो हो सकता है, पर मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास ये एक सेल है, इस सेल को मैं डिवाइड करके 2 सेल बना दूं, ऐसे 2 सेल बना दूं, क्या ग्रोथ हुई है? नहीं, क्योंकि इसका साइज इन दोनों के कंबाइन साइज के बराबर है। तो अगर रियल सेंस में देखा जाए, ग्रोथ का जो मेन रीजन होता है सेल का साइज बढ़ना, जिसे हम कहते हैं इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। अब मुझे बताओ, क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म मेजर कर सकूं? नहीं होता है। एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि प्लांट में, या किसी एनिमल की भी बात कर सकते हैं, प्लांट में ग्रोथ का मेन रीजन है इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, पर मैं इसको मेजर नहीं कर सकता। इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर, इज डिफिकल्ट टू मेजर। उसको मेजर करना क्या है? डिफिकल्ट है, क्लियर है? डिफिकल्ट है ना? इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर, है ना? डिफिकल्ट होगा क्या करना? मेजर करना। क्लियर हो गई बात? क्लियर है ये चीज? तो हमारे पास ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास क्या है बेटा? एक्चुअल रीजन है प्लांट ग्रोथ का, फॉर एनी टाइप ऑफ ग्रोथ इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर। मेजर करना बहुत मुश्किल होगा। मेजर करना क्या होगा? बहुत मुश्किल होगा। आप समझो ध्यान से, बहुत मुश्किल होगा मेजर करना। क्यों मेजर करना मुश्किल होता है? सेल का साइज बढ़ता हुआ कैसे मेजर करोगे? तो क्या तरीके? सुनो, देखो, मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इसकी लेंथ बढ़ गई,
लेंथ कैसे बढ़ी? इसके हर एक सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ गया, प्रोटोप्लाज्म बन गया। तो मेरे पास दूसरे तरीके होते हैं। इसका मतलब यह होगा कि प्लांट में ग्रोथ इज मेजर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड। कौन से मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है। आप समझो ध्यान से, इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। और वो कौन से मेथड्स हैं जरा समझेंगे। सबसे पहला मेथड है कि आप इंक्रीज इन फ्रेश वेट मेजर कर लो। व्हाट इज इंक्रीज इन फ्रेश वेट? जैसे मान लो, आप समझे ध्यान से, ये लीफ है, इस लीफ का मेरे पास मास आ रहा था 10 ग्राम, ठीक है। आपने 5 दिन के बाद देखा इसका साइज बढ़ गया है, आपने लीफ तोड़ी और इसका अभी 15 ग्राम आ रहा है। तो फ्रेश वेट क्या होता है? कभी भी किसी प्लांट को आपने फ्रेशली तोड़ा है और आप उसका वेट मेजर करो, तो जो बढ़ा उसे क्या बोलते हैं? फ्रेश वेट कहते हैं। लेकिन अगर पानी निकलने के बाद आप मेजर करते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं? ड्राई वेट कहते हैं। तो आप क्या करोगे बेटा? देखो, ग्रोथ को आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, आपको इनडायरेक्ट मेथड यूज करने पड़ेंगे। पहला जैसे फ्रेश वेट। ड्राई वेट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। 3 तरह के वेट होते हैं। देखो, 3 तरह के वेट होते हैं। पहला, आपने लीफ जस्ट तोड़ी, आप मेजर कर लो लीफ तोड़ते ही, दैट इज फ्रेश वेट। आपने उस लीफ को सुखा लिया, पानी उड़ गया, दैट इज ड्राई वेट। लीफ को जला दो तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं सबका ऑक्साइड बन जाएगा या नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाएगा। जो बचेगी, कुछ मिनरल्स बचेंगे, उसे कहते हैं ऐश, राख का वेट। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? ग्रोथ को मेजर करते हैं किसमें? फ्रेश वेट और ड्राई वेट में। ऐश वेट कब करते हैं? जब मान लो मुझे एनालाइज करना है इसमें कौन से इनऑर्गेनिक मिनरल होंगे। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? किसी भी लिविंग टिश्यू में कौन से इनऑर्गेनिक चीजें हैं, उसको एनालाइज करने के लिए राख का वेट चाहिए। उसके अंदर देखना पड़ेगा केमिकली क्या क्या है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं? प्लांट तोड़ो, फ्रेश वेट, पानी उड़ा दो, ड्राई वेट आता है। क्या आता है? ड्राई वेट। तीसरा मेरे पास क्या आएगा? लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ बेटा, है ना, इंक्रीज इन लेंथ। तो जैसे मान लो ये प्लांट है, इसकी लेंथ कैसे बढ़ गई, है ना, ये कितनी लेंथ बढ़ गई? तो ये बढ़ तो सेल की वजह से ही रही है। तो आप मेजर क्या करोगे? लेंथ मेजर करो। आप क्या मेजर करो बेटा? लेंथ मेजर करो। आपको समझ में आ रहा है? ये वो पैरामीटर्स हैं जो सेल के बढ़ने से बढ़ेंगे, पर आप इनको, उस सेल की ग्रोथ को मेजर नहीं कर सकते, इनको मेजर करो। इंक्रीज इन वॉल्यूम, जैसे आपके पास ये फ्रूट है, फ्रूट में एग्जांपल दे रखा है वाटरमेलन का, मान लो उसका ये साइज बढ़ गया, आप देख रहे हो। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये किसमें करोगे? ये करोगे लीफ के अंदर। लीफ का ये सरफेस एरिया है, जब उसमें ग्रोथ हुई है तो ये सरफेस एरिया आप देखो जरा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो इंक्रीज इन फ्रेश वेट, इंक्रीज इन ड्राई वेट, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये आपके सामने है। इन तरीकों से आप ग्रोथ मेजर करते हो। आप समझ लो ध्यान से। पर ग्रोथ होती कैसे है? इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। अपनी एनसीईआरटी खुली रखोगे तो आपको समझ आएगा। एक इंस्ट्रूमेंट होता था बेटा, देखो पहले आता था, अब नहीं आएगा, ये शायद ना आए नीट में। एक इंस्ट्रूमेंट होता था, ऐसे पुली जैसे लगी होती थी, और यहां पर एक प्लांट होता था। देखो ऐसे प्लांट होता था ये, और इस पर एक थ्रेड बांध देते थे, इस तरीके से थ्रेड बांध देते थे, ऐसे एक थ्रेड बांध देते थे, और यहां वेट होता था। तो जब ग्रोथ होती थी तो ये वेट नीचे जाता था, पुली घूमती थी, और उस पर एक पॉइंटर लगा रहता था। इस पर एक पॉइंटर होता था और यहां स्केल होता था। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ये जब ये वेट नीचे जाएगा क्योंकि ग्रोथ होगी, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते थे ऑक्जेनोमीटर। क्या नाम देते थे? ऑक्जेनोमीटर। आपको समझ आया? ऑक्जेनोमीटर। और क्रेसोग्राफ क्या था? क्रेसोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और वो किसने दिया है बेटा? इंस्ट्रूमेंट बाय जगदीश चंद्र बोस, इंस्ट्रूमेंट बाय जेसी बोस टू मेजर ग्रोथ एक्टिविटी। तो ये जो मैंने बताया ये कुछ एक्स्ट्रा बता दिया है, लेकिन आपको क्या ये मेन पॉइंट समझ में आ गया कि ग्रोथ का जो मेन रीजन है वो साइटोप्लाज्म बढ़ना है, पर इसको हम देख तो नहीं पाएंगे। तो ग्रोथ आप कैसे देखोगे? देखो, फ्रेश वेट बढ़ाकर बढ़ रहा होगा या ड्राई वेट बढ़ रहा होगा, लंबाई बढ़ रही होगी किसी चीज की, वॉल्यूम बढ़ेगा जैसे फ्रूट में हो सकता है, सरफेस एरिया लीफ का, या आप लेंथ में क्या लिख सकते हो? पॉलन ट्यूब भी लिख सकते हो। पॉलन ट्यूब की लेंथ इंक्रीज होती है ना, लेंथ इंक्रीज होती है, स्टेम की लेंथ इंक्रीज होती है। क्लियर है बेटा? है ना, इसकी लेंथ इंक्रीज होती है। ठीक, उसके बाद देखो क्रेसोग्राफ बता दे, ऑक्जेनोमीटर समझ में आया? ये वेट इधर जाएगा नीचे,
और ये ऊपर जाएगा, मतलब ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा थ्रेड स्ट्रेचेबल होता है, तो ये होगा, और इससे क्या होगा मेरे पास, ये मतलब यहां पर ये घूमेगा और ये ग्रोथ शो करेगा ऐसे। क्लियर है ये? बताओ जल्दी से। रूट भी लेंथ में बेटा, रूट भी होगा। लेंथ वाले में कहां गया? लेंथ वाले में रूट भी लिख लो, रूट भी हो सकता है। ठीक है, एक अलग ही लेवल पे है। लिख रहा है जीसी बोस प्राउड टू बी बंगाली। भाई इंडियन लिख लेना यार, क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहा है? पढ़ ले इधर, कुछ ऐसा कर जो मतलब काम का हो बेटा लाइफ में ना। डॉक्टर बन जो सबके लिए कुछ कर सके, है ना? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्लियर है यहां तक? यहां तक तो ऐसा कुछ है नहीं बेटा। सेल का साइज बढ़ना ही प्रोटोप्लाज्म बढ़ना है, उसी वही मेन तरीका होता है। ग्रोथ सेल का नंबर मेजर कर लो, नंबर ऑफ सेल मेजर कर लो, पर प्रोटोप्लाज्म बढ़ना आप मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इनडायरेक्ट मेजर करते हैं। अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं कुछ बच्चे, उन्हें कोई मतलब नहीं बैच में कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अभी तक मैंने सिर्फ कितना पढ़ाया? व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज प्लांट ग्रोथ, हाउ प्लांट ग्रोथ के फीचर बताओ। देखो मैंने क्या पढ़ा है, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल इंक्रीज। रिवाइज कर लो एक बार, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज। इरिवर्सिबल है, मेजर कर सकते हैं, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों इन्वॉल्व होगा, एनर्जी चाहिए, और उसको हम क्या कर सकते हैं? कॉन्स्पिक्यूअस है। उसके बाद प्लांट में ग्रोथ बताई, एपिकल मेरिस्टेम से होगी, इंटरकैलरी से होगी। उसके बाद प्लांट ग्रोथ के फीचर बताए, इनडेटर्मिनेट होती है, लोकलाइज्ड होती है, ओपन होती है। कैसे मेजर कर सकते हैं प्लांट ग्रोथ? मेनली तो साइटोप्लाज्म बढ़ने से होती है, पर मेजर कैसे कर सकते हैं? ड्राई वेट, फ्रेश वेट, है ना, साइज, उसका वॉल्यूम बढ़ना, सरफेस एरिया बढ़ना, लेंथ बढ़ना। आपको समझ आ रहा है? या सेल का नंबर बढ़ जाना, कुछ ऐसी चीजों से मेजर कर सकते हैं। अब हमने प्लांट की ग्रोथ मेजर कर ली, की बात कर ली। अगला टॉपिक हम फेजेस ऑफ ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, मुझे बताओ ऐसा क्या मुश्किल पढ़ा दिया मैंने? अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया। ठीक है, कुछ भी बेटा। और पर आपको अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ प्लांट ग्रोथ, इनडेटर्मिनेट और डेटर्मिनेट में, तो इनडेटर्मिनेट मार्क करोगे। क्लोज और ओपन में से क्या मार्क करोगे? ओपन मार्क करोगे। समझ आ रहा है? और यूनिफॉर्म या लोकलाइज में से लोकलाइज्ड मार्क करो। यूनिफॉर्म मतलब सब जगह होना, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? उसके बाद आप प्लांट, मेन रीजन क्या है प्लांट ग्रोथ का? लेंथ बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना, ये सब लिखा, और उसमें इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म लिखा हो तो आप इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, दिमाग में रखना। ठीक है, और आएगा, अगर नीट में है तो बिल्कुल आएगा बेटा ये, है ना? ऐसा नहीं है कि आप उस बच पाओगे। आ जाओ भाई, यहां पे आ जाओ, इधर देख लो। देखो, growth at cellular level is principally a consequence in increase in the amount of protoplasm. यही चीज हम कह रहे थे। Since increase in protoplasm is difficult to measure, ठीक है, directly, तो one generally measure some quantity which is more or less proportional to it. मतलब ये कह रहा है कि फिर आप किसी ऐसी चीज को मेजर करो जो इसके बढ़ने की वजह से होगी। Growth is therefore measured by variety of parameters, some of which are increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume, cell number। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा अमेज लगेगा। फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल मेज रूट एपिकल, जो मेज की रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये वाली देखो, रूट एपिकल मेरिस्टेम, गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। देख रहे हो रेट, कितनी फास्ट रेट है। वेरेज वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज कितने 100 टाइम? 3,50,000। ये वैल्यूज नहीं याद करनी। इन फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस इन इंक्रीज इन सेल नंबर। पहले वाले में क्या बढ़ रहा है बेटा? मेज वाले में सेल का नंबर बढ़ रहा है। दूसरे वाले में क्या बढ़ रहा है? इंक्रीज हो रहा है सेल का साइज। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ सेल के लेवल पर होती है, जिसको डायरेक्टली मेजर करना मुश्किल होता है। बेटर होता है उससे जो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल हो उसको मेजर करना। क्लियर है? ये चीज समझ आ रही है? जैसे पॉलन ट्यूब की लेंथ बढ़ती है, सरफेस एरिया बढ़ता है लीफ में। क्या ये चीजें नहीं लिखी हुई आपके एनसीईआरटी में? कर लो इसको अब। क्लियर है? तो वो चीजें पढ़ो ना बेटा जो आपके एनसीईआरटी में। चलो आगे चलते हैं, अगली कहानी बात करते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है,
फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं। क्या यहां तक समझ आ गया? ठीक है, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। 17,500, 3,50,000 वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? यहां तक क्लियर? यहां तक तो कुछ ऐसा है नहीं। डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब डाइकॉट लीफ होती है जो ऐसे होती है। डाइकॉट की लीफ ऐसे होती है, उसे डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। मोनोकोट गन्ने वगैरह की लीफ ऐसी होती है, उसे आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं। इधर आ जाओ भाई, फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मेरी बात सुनो, आप मुझे एक चीज बताओ, ग्रोथ एक्चुअल में किसकी वजह से होती है? सेल की वजह से होती है ना? सेल की वजह से होती है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, ग्रोथ एक्चुअली अकर बाय ग्रोथ इन सेल, ग्रोथ इन सेल। ठीक है, ग्रोथ इन सेल। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर, इन सेल हमारे पास 3 तरह के आपको चेंजेस मिलते हैं। 3 टाइप के चेंजेस मिलते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ। सबसे, ये बात समझ में आ रही है? मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एक अलग टॉपिक है। 4th टॉपिक पे आ गए हम लोग, कुछ बच्चे सो रहे हैं क्लास में, 4th टॉपिक पे आ गए। हम ये कह रहे हैं कि ग्रोथ एक्चुअल में सेल की ग्रोथ की वजह से होती है। इन सेल देयर आर 3 टाइप ऑफ चेंजेस। 3 तरह के चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ। पहला, सेल का डिवाइड करना, सेल का डिवीजन होना। ठीक है, क्लियर? दूसरा मेरे पास क्या होता है? सेल का साइज बढ़ना, सेल का क्या होना? साइज इंक्रीज होना। तीसरा मेरे पास क्या होता है? सेल बिकम परमानेंट। इतने तरह के चेंजेस मुझे सेल के अंदर दिखते हैं। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूं, मैं ये समझता हूं कि ग्रोथ मेनली अगर सेल की वजह से हो रही है, तो सेल के अंदर ये जो बदलाव हैं, इन्हें क्यों ना मैं एक फेजेस का नाम दे दूं और मैं किसी टिश्यू के अंदर इसे ऑब्जर्व करूं। तो मैंने क्या किया, मैंने सीड ले लिया जो जर्मिनेट कर रहा है। मेरे पास ये सीड है जो जर्मिनेट कर रहा है, और ये उसकी रेडिकल है जो रूट बनाएगी। दिस इज रेडिकल। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ग्रोथ मेनली सेल की वजह से होती है, और सेल के अंदर मुझे 3 तरह के बदलाव दिखते हैं। पहला, सेल का डिवाइड करना, दूसरा सेल का साइज बढ़ना, और तीसरा सेल का परमानेंट हो जाना। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या करूंगा, कोई टिश्यू ऑब्जर्व करूंगा। सो वी ऑब्जर्व रेडिकल टू फाइंड सेल्स इन डिफरेंट फेज। तो जब मैं कोई रेडिकल देखता हूं तो मुझे उसमें सेल अलग अलग फेजेस में दिखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला जो एरिया है, ध्यान देंगे बेटा, जैसे कि मेरे पास ये वाला जो एरिया है, इतना, यहां पे सेल्स अलग फेज में है, यहां वाले अलग फेज में हैं, और यहां वाले मेरे पास अलग फेज में हैं। ध्यान से सुनो बेटा, यहां वाले जो सेल्स हैं मेरे पास, यहां वाले जो सेल्स हैं मेरे पास, इस चीज को समझो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां वाले जो सेल्स हैं वो डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो वो मेरिस्टेमेटिक फेज में है। वो कौन से फेज में है? मेरिस्टेमेटिक फेज में है। मतलब सेल क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। देखो यहां लिखा हुआ है, उनमें सेल डिवीजन हो रही है। यहां पर मैं ऊपर जा रहा हूं तो सेल जो है इलोंगेशन फेज में है। इलोंगेशन का मतलब होता है उसकी लेंथ बढ़ रही है सेल की। और यहां पर जो सेल्स हैं वो कौन से फेज में है? ध्यान से सुनेंगे, यहां पर जो सेल्स हैं जिनमें ग्रोथ हो रही है वो मैच्योरेशन फेज में है। वो कौन से फेज में है? मैच्योरेशन फेज में है। तो मैंने आपको यह समझाया कि एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल की ग्रोथ की है। सेल के ग्रो करने से ग्रोथ होती है। जब मैं सेल की ग्रोथ की बात करता हूं तो मुझे 3 तरह के बदलाव, 3 तरह के चेंजेस दिखते हैं। सेल का डिवाइड होना, साइज बढ़ना, और सेल का परमानेंट होना। तो मैंने क्या किया, कोई टिश्यू ऑब्जर्व किया जैसे कि रेडिकल। तो जब मैंने रेडिकल ऑब्जर्व किया तो उसमें मेरे पास 3 फेज मिले। पहला मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा इलोंगेशन फेज, तीसरा मैच्योरेशन फेज। और आपको क्लियर होना चाहिए कि जो सेल अभी मेरिस्टेमेटिक फेज में है वो सेल कुछ टाइम के बाद इलोंगेशन फेज में होगा,
और फिर कुछ टाइम के बाद वो सेल मैच्योरेशन फेज में होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर बेटा? कोई लैग नहीं है ना, आप टाइम मत पास करो मेरे साथ। कुछ बच्चे बढ़िया टाइम पास कर रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ मत करो, ध्यान से पढ़ो। हाँ, डॉर्सो वेंट्रल मतलब लीफ, ये डॉर्सल है, मान लो ये वेंट्रल, ऐसी लीफ होती है ना, डॉर्सल वेंट्रल ऐसे दोनों तरफ से, इसको कहते हैं डॉर्सो वेंट्रल। एक बच्चे ने पूछा, बता दिया। सेल्स की पोजीशन चेंज होती है? नहीं, सेल्स की पोजीशन चेंज नहीं होती, फ्रेम चेंज होता है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है, ध्यान से सुनो। ये सेल्स जो हैं ये मेरिस्मेटिक सेल के, अब यहां इलोंगेशन होगी तो मेरिस्मेटिक फेज के सेल यहां होंगे, मतलब ये फ्रेम बदल जाएगा। ये वाला फ्रेम नीचे आ जाएगा, इलोंगेशन वाला यहां आ जाएगा, और मेरिस्मेटिक वाला ये लेंथ बढ़ेगी। तो धीरे धीरे ये जो रीजन है, परमानेंट रीजन, ये बढ़ता रहेगा। आप देखो ध्यान से, ये फ्रेम बदल जाएंगे। फ्रेम मतलब मेरिस्मेटिक फेज नीचे आ जाएगा। ये वाले सेल्स अब किस में आ गए? इलोंगे। क्या सेल की पोजीशन? तो सेल कैसे मूव कर जाएंगे? सेल मूव करते हैं क्या प्लांट में? ऐसे कभी भी नहीं करते। ये फ्रेम बदल जाएगा, मतलब ये वाला फ्रेम नीचे, ये नीचे और ये और नीचे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? भगवान क्या होगा तुम्हारा? ऑक्सेनोमीटर समझाते दोबारा नहीं बताएंगे, आएगा भी नहीं। बेटा मुझे एक चीज बता, मुझे ध्यान से बता, सेल कैसे मूव कर सकते हैं? देख इधर देख, ये सेल डिवाइडिंग सेल है, ये इलोंगेशन वाला है, इसने डिवाइड करके और सेल बना दिया, तो डिवाइडिंग फेज ये हो गया। फिर ये इलोंगेट करेगा, तो जो इलोंगेशन फेज यहां है वो नीचे आ गया ना। आप खुद से सोचो ना बेटा, फेज कैसे फेज मूव करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। जिस बच्चे को दिक्कत है मैं दिखा देता हूं, पर एक चीज समझ लो ध्यान से, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये वाले सेल जो हैं ये डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये वाले इलोंगेशन फेज के हैं, और ये परमानेंट सेल्स हैं, ये परमानेंट सेल्स हैं। मान लो ये डिवाइड करके और सेल बनाए, तो ये वाले अब क्या हो जाएंगे? इलोंगेशन नहीं हो जाएंगे, और ये वाले परमानेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये फेज नीचे मूव कर गया ना, अब ये वाला फिर मेरिस्मेटिक रहेगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? अब नहीं समझ में? अभी भी नहीं समझ में आया? देखो, दिस इज मेरिस्मेटिक फेज, देखो दिस इज मेरिस्मेटिक फेज, दिस इज इलोंगेशन फेज, एंड दिस इज मैच्योरेशन, मैच्योरेशन फेज। अब सुनो ध्यान से, ये सेल ने डिवाइड करके ये सेल बना दिए, अब ये इलोंगेट करेंगे, ये क्या करेंगे? इलोंगेट करेंगे, ये वाले दीज सेल्स इलोंगेट करेंगे। अगर ये इलोंगेट कर रहे हैं ये वाले सेल्स, तो इसका मतलब अब ये वाला फेज इलोंगेशन फेज में आ गया, तो डिवाइडिंग फेज ये हो गया ना, और ये सेल्स परमानेंट हो जाएंगे। आप देखो ध्यान से, तो फेज मूव कर रहा है ना, आप देखो। क्लियर तो है ये? ठीक है, आगे आओ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा ये है कि मेरिस्मेटिक सेल फेज क्या होता है। ध्यान से सुनो, मेरिस्मेटिक फेज क्या होता है? इस फेज के जो सेल्स, इसमें क्या होता है? सेल्स डिवाइडिंग है, सेल्स क्या होते हैं? डिवाइडिंग होते हैं। ठीक है, और कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एट रूट टिप एंड शूट टिप, वहां प्रेजेंट है। इन सेल्स के फीचर आपको पता होने चाहिए। मान लो ये डिवाइडिंग सेल है, ये डिवाइडिंग सेल है, इसके क्या फीचर होंगे? देखो ये डिवाइडिंग सेल है, सबसे पहला फीचर इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल बेटा प्राइमरी होती है, प्राइमरी होती है, और हम इसे कहते हैं थिन। प्राइमरी का मतलब होता है, आप हमेशा याद रखो, जब सेल वॉल सबसे पहले बनती है उसे प्राइमरी कहते हैं, वो ज्यादा मोटी नहीं होती, इसलिए हम लिखते हैं थिन। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका लार्ज न्यूक्लियस होता है। लार्ज न्यूक्लियस होने की वजह से हम एक वर्ड यूज करते हैं, कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस। दूसरी चीज आपको दिखेगी कि इन सेल्स के बीच में कनेक्शन बनता है। क्या बनता है? कनेक्शन बनता है बेटा। ऐसे मेरे पास क्या बनता है? कनेक्शन बनता है।
सेल और सेल के बीच में इस बड़े साइज के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को क्या नाम देते हैं बेटा? आपको अगर पता हो, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बनता है? प्लाज्मोडेस्मेटा बनता है। क्लियर है? क्या बनता है आपके पास? प्लाज्मोडेस्मेटा। आप समझो ध्यान से, मैंने यहां लिख दिया प्लाज्मोडेस्मेटा। तो आपको क्या आएगा? आपको इसके फीचर आएंगे। क्या आएंगे बेटा? फीचर आएंगे इसके बताने को। तो फीचर में सबसे पहले फीचर क्या होगा इन सेल्स का? सबसे पहला फीचर होगा, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहला फीचर बताओ। सबसे पहला फीचर लिखोगे सेल वॉल प्राइमरी है। सेल वॉल प्राइमरी है और थिन है, विदाउट डिपोजिशन है। अभी डिपोजिशन नहीं हुई। डिपोजिशन क्या होता है? देखो, जो सबसे पहले बनी ये प्राइमरी सेल वॉल है, फिर सेल के अंदर से केमिकल लगाकर इसको थोड़ा मोटा करते हैं, डिपोजिशन होती है। अभी वो नहीं हुई है इसमें, है ना, वो नहीं हुई है। दूसरा हम क्या लिखेंगे बेटा? दूसरा हम लिखेंगे न्यूक्लियस बड़ा है, न्यूक्लियस लार्ज साइज का है। फिर थर्ड हम लिखेंगे सी, मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। क्लियर आ रहा है समझ में ये? और साइटोप्लाज्म में बड़ा काम चल रहा होता है, मतलब बहुत प्रोटीन वोटीन बन रही होती है, तो हम लिखते हैं फोर्थ डेंस साइटोप्लाज्म। क्या लिखते हैं? हमारे पास डेंस साइटोप्लाज्म वर्ड यूज करते हैं बेटा। क्या वर्ड यूज करते हैं? डेंस साइटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है? कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस का मतलब होता है बड़ा न्यूक्लियस। मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, डेंस साइटोप्लाज्म। आप देख लो बेटा। और सेल हमारे पास कंपेरेटिवली छोटा होता है, स्मॉल साइज का सेल है। और सेल वॉल कैसी है? प्राइमरी है। क्या ये फीचर समझ में आ रहे हैं? जल्दी बताओ। रुचिका लिख रही कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ रही है। ये क्लब ज्वाइन किया हुआ है तुमने? फिर ये क्या है? गजब। वहां क्या पढ़ाएंगे? फारसी? वहां क्या करेंगे? सेल ले आएंगे, देख बेटा इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है। बेटा वो भी तो यही पढ़ाएंगे। ठीक है, शायद वो ये भी ना पढ़ा रहे हो। ठीक है, क्लियर? हाँ, वैक्यूल एब्सेंट होता है। एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वैक्यूल बना नहीं होता अभी, वैक्यूल एब्सेंट होता है। क्लियर? बेटा अगर आपने, मैं बार बार बोला था, अगर आपने ये बैच आज ज्वाइन किया है तो आप क्या करोगे? इस चैप्टर से अपना चैप्टर कंटिन्यू रखो और बैकलॉग कंप्लीट करो। मैं बार बार इन बच्चों को यही बोल रहा हूं कि हम कैसे पढ़ाते हैं, चैप्टर का टॉपिक पढ़ाएंगे, इसकी डीपीपी आपको मिलती है, डीपीपी आप सॉल्व करो, ऐसे होता है। ठीक है, डेंस साइटो। अच्छा मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। देखो होता क्या है कि आप बेटा कई बार सवाल के जवाब नहीं दे पाते, इसलिए मैं पूछता भी नहीं। डेंस साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है? किसी भी सेल में डेंस साइटोप्लाज्म तब होगा जब उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी। आपके सिलेबस में आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कहीं डेंस साइटोप्लाज्म पढ़ा है? हाँ पढ़ा है सर, टेपेटम में होता है। तो जहां ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जहां ज्यादा एक्टिविटी होती है, वहां पर साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस। ठीक है, कैसा होता है? डेंस। क्लियर है? दूसरी चीज, बहुत ज्यादा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से क्या फायदा होगा? मैं आपसे एक चीज बताता हूं, एनिमल्स में कैसे रेगुलेट करते हैं सेल्स को। एक तरीका होता है न्यूरॉन्स के थ्रू, दूसरा तरीका होता है सेल्स में हार्मोन्स के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं चीजों को। यहां क्या किया हुआ है, अभी इन सेल्स को साथ में डेवलप करना है, तो अभी साइटोप्लाज्म का एक दूसरे से कनेक्शन छोड़ा हुआ है। बाद में जब ये सेल्स अलग अलग काम कर रहे होंगे ना, कनेक्शन तोड़ दिए जाएंगे। इसीलिए जब आगे की फेज आती है तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। क्लियर है ये? क्या? हाँ, प्राइमरी सेल वॉल का मतलब जो सेल वॉल पहले बनती है। क्लियर? प्राइमरी का मतलब हमेशा, प्राइमरी का मतलब यही समझो ना, जो पहले बनेगी, जब सेल डिवाइड किया तब बनी। सेकेंडरी तब बनती है जब उसके प्राइमरी के बाद बनती है, दोबारा से डिपोजिशन होती है। हाँ क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें आपने दिमाग में रखनी है तो आपका बढ़िया सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप नहीं रखेंगे तो फिर पता नहीं, है ना? इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनो। देखो
इसमें सेल का साइज बढ़ रहा है, तो इलोंगेशन फेज क्या होता है, सेल का क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। सेल का जब मुझे साइज बढ़ाना है तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म होगा। इंक्रीज इन क्या होगा बेटा, प्रोटोप्लाज्म होगा। आपको समझ आ रहा है, इंक्रीज इन प्रोटो, ये लिक्विड भी बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या है, वैक्यूल फॉर्मेशन होती है। ये न्यूक्लियस था बेटा, ये दिस इज न्यूक्लियस है ना, तो हमारे पास क्या होगा, वैक्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। वैक्यूल फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। आप देख लो ध्यान से, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म होगा, वैक्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इधर ध्यान देंगे बेटा, जरा एक बार समझे मैं क्या समझा रहा हूं। देखो कुछ बच्चों को दिक्कत है इस बात से। देखो ये आपके पास, ध्यान देंगे, ये आपके पास एक सेल बना रहा हूं मैं, ध्यान दो। ये प्लांट सेल है कोई, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखना। ये उसकी सेल वॉल है जिसे मैं प्राइमरी कह रहा हूं। दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, समझना। इसमें ये सेलुलोज के ऐसे धागे हैं, दिस इज सेलुलोज के धागे, ऐसे धागे होते हैं सेलुलोज के। आपको समझना है मैं क्या पढ़ा रहा हूं। देखो पहले समझ लो ताकि चीजें क्लियर हो जाए। दिस वन इज, ये दोनों क्या है देख लो, आपको पहले लिख देता हूं। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये प्राइमरी सेल वॉल है। अभी अगर इसका साइज बढ़ाना है तो साइज बढ़ता रहेगा ऐसे, अब देखो साइज ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो मुझे नया मटेरियल, देख रहे हो, नया मटेरियल, वॉल मटेरियल डिपॉजिट करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, अगर आपको इसको स्ट्रेचिंग करनी है तो कैसे होगा, साइज कैसे बढ़ेगा, इसके अंदर पानी बढ़ेगा, पानी इंक्रीज होगा, और साथ के साथ नया मटेरियल यहां डालेंगे तो सेल वॉल का साइज बढ़ेगा। अगर मुझे इसे परमानेंट करना है तो परमानेंट करने के लिए क्या होता है, अगर साइज अब नहीं बढ़ाना है तो मैं क्या करता हूं, मैक्सिमम साइज पहुंचने के बाद अंदर से कुछ केमिकल यहां डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता हूं, तब इसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। मतलब क्या हुआ, प्राइमरी वो होती है जो स्टार्टिंग में बन गई ऐसे। ये जो हम यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, ये क्या कर रहे हैं, इसे डिपोजिशन कह रहे हैं। दिस इज नोन एज डिपोजिशन। क्या कह रहे हैं, डिपोजिशन कह रहे हैं। और डिपोजिशन कब होती है, व्हेन सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म। जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो हमारे पास डिपोजिशन होती है, डिपोजिशन आकर। क्या ये बात समझ में आ रही है, व्हाट इज प्राइमरी सेल वॉल। ये जो मैं धागे जैसे दिखा रहा हूं ये सेलुलोज के धागे हैं, और ये किसमें है, प्राइमरी सेल वॉल में। अब जैसे जैसे मैं कोई केमिकल यहां डिपॉजिट करूंगा तो प्राइमरी सेल वॉल के जगह पर या प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, देखो ये ग्रीन वाला पार्ट बाहर है, ये मेरे पास क्या बन जाएगी, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब मैंने पहला फेज क्या लिखा है, पहला फेज लिखा है मैंने मेरिस्मेटिक फेज, तो इसमें सेल वॉल प्राइमरी होगी, अभी डिपोजिशन स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि मुझे साइज बढ़ाना है। अगर मैं डिपोजिशन स्टार्ट कर दूंगा तो साइज नहीं बढ़ेगा। फिर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने साइज बढ़ाया, साइज बढ़ा लिया। साइज बढ़ाने के बाद जब मैं मैचुरेशन फेज की बात करूंगा तो मैचुरेशन फेज में साइज क्या हो जाएगा, साइज अब फिक्स हो गया। साइज ऑफ सेल जो है मेरे पास क्या हो गया बेटा, साइज ऑफ सेल मेरे पास क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब क्या होगा, डिपोजिशन होगी, डिपोजिशन इन सेल वॉल अकर। और जब डिपोजिशन होगी तो कौन सी सेल वॉल बनेगी, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म। क्या बनेगी, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। क्या ये बातें समझ में आ रही है, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म, क्लियर। इसे हम क्या कह रहे हैं, मैचुरेशन फेज कह रहे हैं कि साइज ऑफ सेल फिक्स है, डिपोजिशन इन सेल वॉल अकर, और हमारे पास क्या बन रही है बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म हो रही है। क्या हो रही है, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म हो रही है, डिपोजिशन इन सेल वॉल अकर। क्या ये क्लियर है, बताओ जल्दी से। अब ठीक है ये बताओ। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि अब देखो धीरे धीरे वैक्यूल भी बन रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, वैक्यूल बनना स्टार्ट हो रहा है। यहां पर वैक्यूल का साइज क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद
हमारे पास क्या होगा, सेल का रोल फिक्स हो जाएगा, इसको सेल का रोल फिक्स हो जाएगा एंड सेल बिकम परमानेंट। सेल क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए ये चीजें। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपने बेटा वो सब पढ़े हैं, वेसल्स, ट्रैकिड्स पढ़े हैं, वहां डिपोजिशन होती है, डिपोजिशन होती है किसकी, लिग्निन की, और वो सेल डेड हो जाते हैं। क्लियर है बेटा? अगर तुम्हें ऑडियो वीडियो मैच नहीं कर रही है तो क्या करोगे, आपको पता है? क्लियर है बेटा? अभी आप ये सब पे मत जाओ, है ना, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में इसको डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में आ गया बेटा? सेकेंडरी सेल वॉल में इलोंगेशन में नहीं बनाता, जब सेल का साइज बढ़ जाता है तब मैं डिपोजिशन करता हूं। क्योंकि क्या होगा, अगर आप डिपोजिशन कर दोगे, ध्यान सुनेंगे, अगर आप डिपोजिशन करोगे तो फिर इलोंगेट करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? डिपोजिशन का मतलब होता है डिपोजिशन, डिपॉजिट कर रहे हैं, सेल के अंदर से कुछ केमिकल डिपॉजिट करते हैं ताकि सेल को एक साइज दे सके, सेल वॉल को हार्ड बना सके, उसको कोई स्पेशल फंक्शन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, फिर छुट्टी। रिपीट क्या करूं बेटा, देखो ध्यान से। मेरिस्मेटिक सेल के ये फीचर है, अभी कोई डिपोजिशन नहीं है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने के लिए लिक्विड बढ़ाना पड़ेगा, वैक्यूल बनेगा, ठीक है, वैक्यूल बनेगा, और फिर क्या होगा, परम इसमें मैचुरेशन में साइज फिक्स हो गया, डिपोजिशन होगी सेल वॉल में, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, वैक्यूल का साइज मैक्सिमम, और सेल वॉल मतलब सेल का रोल फिक्स होगा, सेल परमानेंट बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? हाँ, तो अगर मैं आपको बोलूं परमानेंट का मतलब क्या होगा, पैरेन्काइमा एक तरीके से, या तो कॉलेनकाइमा, या क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा, और सेल के हिसाब से उसमें क्या होगी, डिपोजिशन होती है। ये चीज आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, आ जाओ भाई, एक ग्रोथ रेट बता देता हूं जल्दी से, है टाइम हमारे पास, 5-10 मिनट सुन सकते हैं हम लोग, अच्छे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। ग्रोथ रेट सुन लो ध्यान से, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, सुन लो ध्यान से। ग्रोथ रेट क्या होता है, हम क्या करते हैं बेटा, सुनो ध्यान से, हम क्या करते हैं, प्लांट के डिफरेंट टिश्यूज में और डिफरेंट कंडीशन में ग्रोथ की स्पीड अलग अलग तरीके से होती है। कुछ जगह ग्रोथ ऐसे होती है कि एक सेल से डिवाइड करके 2 बनते हैं, 2 से फिर 3 बनते हैं, और कुछ जगह तेजी से होती है। तो हम ये कर सकते हैं कि इन प्लांट इन डिफरेंट टिश्यू हमारे पास क्या होगी, ग्रोथ कैन अकर विद डिफरेंट रेट, अलग अलग तरह की हो सकते हैं, डिफरेंट रेट, अलग अलग स्पीड से, या सेम टिश्यू में, जैसे मान लो मैं कहता हूं पॉलन ट्यूब है, शुरुआत में तेजी से बढ़ रही है फिर स्लो हो गई, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्लांट में जो अलग अलग टिश्यू है, ग्रोथ मतलब 2 तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से हो सकती है, 2 तरह की ग्रोथ रेट होती है, एक अर्थमेटिक होती है और एक ज्योमेट्रिक होती है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ग्रोथ के बारे में जानेंगे। अरिथमेटिक ग्रोथ, ध्यान से देख लो बेटा, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, रेट का मतलब यहां पर हम स्पीड की बात कर रहे हैं कि किस स्पीड से ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब टाइम का एलिमेंट होगा इसमें। देखो जरा, अरिथमेटिक ग्रोथ का मीनिंग समझो, पहले मीनिंग समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो मीनिंग क्या है। आपके पास ये एक सेल है, ध्यान से देखो बेटा, ये एक सेल है, इस एक सेल को डिवाइड करके आपने 2 सेल बना दिए, और यहां पर आपने क्या किया, टाइम रख दो 5 सेकंड का। आपने कितने टाइम में डिवाइड किया, 5 सेकंड में। अब ये वाला सेल जो है, फोकस करो बेटा, ध्यान दो, ये वाला सेल जो है हमारे पास परमानेंट हो गया, ये परमानेंट हो गया, एक सेल देखो, ये मेरे पास 2 सेल हो गए, ये सेल परमानेंट हो गया, मतलब दिस बिकम परमानेंट, ये परमानेंट हो गया, और ये सेल डिवाइड करके इसने फिर कितने सेल हो गए, अब 3 सेल हो गए कि नहीं बताओ, फिर 5 सेकंड ले लिया, फिर मेरे पास क्या हुआ, 2 सेल परमानेंट हो गए, तो पहले से परमानेंट था, ये वाला भी परमानेंट हो गया, ये वाला डिवाइड करके 2 सेल बना दिए इसने, तो अब कितने सेल हो गए, 4 सेल हो गए, और टाइम वही लिखा है 5 सेकंड।
तो अरिथमेटिक ग्रोथ का क्या मतलब है कि मेरे पास एक सेल से फिक्स इंटरवल पर 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, और ये बेटा मेरे पास क्या टाइम है 5 सेकंड, मतलब फिक्स इंटरवल पर। तो इस तरह की ग्रोथ को हम क्या बोल रहे हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ कह रहे हैं। मतलब मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक सेल से 2 सेल बने, उसमें से क्या होगा, आउट ऑफ 2 सेल 1 बिकम परमानेंट। एक सेल क्या बन गया, परमानेंट हो गया। ऐसा फिर इसमें भी हुआ और ये हर बार हो रहा है। फिर इस सेल से देखो, इस सेल से 2 सेल देखो, ये परमानेंट हो गया दिस वन। अब इससे 2 सेल बने, ठीक है, उन दोनों में से ये परमानेंट हो गए, देखो, फिर ये डिवाइड कर कितने हो गए, 4, ऐसे बढ़ेगा। इसे अरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं। क्लियर है बेटा, इसे अरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो अरिथमेटिक ग्रोथ की इक्वेशन क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो एक प्लांट है जिसकी लेंथ L दे रखी है, L0 इसकी इनिशियल लेंथ है, बेटा L0, LT इसकी फाइनल लेंथ है। देख रहे हो ध्यान से, इनिशियल लेंथ L0 है, फाइनल लेंथ LT है। तो इक्वेशन आएगी LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। तो यहां L0 क्या है बेटा, देखो L0 क्या है, LT क्या है मेरे पास, इनिशियल लेंथ, और R क्या है बेटा, रेट ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ, किस स्पीड से अरिथमेटिक ग्रोथ हो रही है, और T क्या है मेरे पास, टाइम। तो ये इक्वेशन दे रखी है आपके एनसीईआरटी ने। और अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसा बनाऊं, जितना मुझे ज्ञान है उससे बनाऊं, तो ये आपको दिख रहा है यहां C इंटरसेप्ट, इसका मतलब ये शुरुआती लेंथ है जिसे L0 कह रहे हैं। दिस इज L0 एंड दिस शुड बी LT, है ना। और ये कौन सी इक्वेशन हो गई इसकी, ये चीज आ रही है। और इसका ये सच ग्रोथ मुझे कहां दिखती है, सच ग्रोथ विजिबल इन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट। आपको दिख रहा है, इक्वेशन समझ में आई, सिंपल इक्वेशन है बेटा। शुरुआती लेंथ L है, मान लो मैं रूट की बात कर लेता हूं, ये रूट की बात कर लेता हूं ऐसे, शुरुआती लेंथ L है, L0 है, और कुछ टाइम के बाद LT हो गई, आफ्टर टाइम T। क्लियर, वो टाइम यहां लिख दिया, लेंथ यहां लिख दी, इस तरीके से इक्वेशन बना दी, स्लोप आपका R आ गया, जो भी चीज है। R क्या है, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, मतलब जो मैंने पीछे लिखा उसके अकॉर्डिंग क्या था। यहां देखो, यहां अगर मैं रेट लिखूं, रेट क्या आएगा, यहां रेट है एक सेल हर 5 सेकंड में, यही तो रेट है। रेट क्या आएगा, नंबर ऑफ सेल पर यूनिट टाइम, यही तो है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। आ रहा है समझ, अरे देख रहे हो, इतनी मैथ तो कर सकते हो यूज। क्लियर है, ये कर सकते हो इतना। अब जो क्वेश्चन नीट में आया था वो देख लो, वो या तो इससे देख लेते या ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से आया था। ज्योमेट्रिक ग्रोथ का मतलब समझो। क्लियर है, लिख लोगे, ये देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो, जो भी करना हो। देखो मैंने कितनी सारी मैथ पढ़ा दी तुम्हें। y इज इक्वल टू, ये इंटरसेप्ट हो गया, ये स्लोप हो गया, ये एक्स एक्सिस पे, वाई पे, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं बेटा। अब मैं रियल में सारी चीज पढ़ा रहा हूं, मेरा फर्ज यह है कि कोई चीज छूटेगी नहीं, ना आपके कॉपी से बाहर आएगी, ना आपके डीपीपी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं 100% श्योर हूं, कोई चीज मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आप देखना इधर, ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखो, एक सेल है, एक सेल डिवाइड करके कितने सेल बने, डिवाइड करके कितने सेल बने, 2 सेल बने। 2 से कितने बने, 4 सेल बने। 4 से कितने बन गए, 8 सेल बन गए। ये 2-2 सेकंड, मान लो 5 सेकंड में हुआ ऐसा, तो देख रहे हो जस्ट डबल हो रहा है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एवरी सेल कंटिन्यू डिवीजन। भाई हर 2 में से एक नहीं, एवरी सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, ऐसा हो रहा है। इस तरह की ग्रोथ को हम क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट।
इसकी बात करते हैं। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में क्या होता है, इंक्रीज होता है ऐसे। इसका जो ग्राफ आएगा, देखो ये क्या होता है, अगर मैं बात करूं इसकी जो इक्वेशन आएगी वो ऐसे आएगी, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी। एनसीईआरटी ने ई पूछ लिया, सॉरी नीट ने इस बार ई पूछ लिया था। डब्ल्यू टी क्या है बेटा, फाइनल वेट है, मान लो फाइनल वेट है। और डब्ल्यू नॉट क्या है, इनिशियल वेट है। आर क्या है, आर को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, इसको कई बार एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोल रहे हैं। और टाइम आपको पता है, टी टाइम हो गया। और इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आ रहा है, सिग्मोइड, इस तरीके का आ रहा है सिग्मोइड। तो जो इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ कैसा आ रहा है, सिग्मोइड आ रहा है। अगर मैं आपको रियल बताऊं, ये जो है इसको हम लैग फेज कहते हैं। लैग फेज में ग्रोथ स्लो होती है पहले, इस वाले को एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो रियल में ग्राफ तो इस फेज का है ये, और ऊपर में जाकर मेरे पास ये स्टेशनरी फेज कहलाता है। तो इस ग्राफ के 3 पार्ट होते हैं, क्लियर है, ध्यान देंगे बच्चे जो ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दें इधर। दिस इज स्टेशनरी फेज, तो मैंने यहां लैग फेज लिखा है, दिस इज एक्सपोनेंशियल, दिस इज स्टेशनरी फेज। यहां वेट है और ये टाइम है। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो इधर देखो बेटा, इधर देखो। मान लो शुरुआत में 1 सेल है, 5 सेकंड के बाद 2 के बाद 4, 5 सेकंड, 4 से 8। तो अभी शुरुआत में नंबर इतना कम है कि ग्रोथ उतनी तेजी से दिखेगी नहीं। एक बार 2000 सेल हो गए तो 2000 के सीधे 4000 होंगे। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शुरुआत में लैग फेज क्यों आता है। लैग फेज का आने का मेन रीजन क्या है बेटा, लैग फेज क्यों आता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लैग फेज आने का रीजन है कि इनिशियली ग्रोथ स्लो होती है, क्योंकि नंबर कम है। इनिशियली क्या होगी, ग्रोथ स्लो होगी। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा बेटा, ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। ग्रोथ क्या है, फास्ट। स्टेशनरी में क्या होता है, स्टेशनरी में नंबर तो बढ़ गया लेकिन हमारे पास क्या होगा, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए मेरे पास ये दिखते। देखो मेरी बात समझो ध्यान से, ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ इतने वाले पार्ट की है, लेकिन हम जब भी ग्रोथ के लिए इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें लैग और स्टेशनरी फेज बनाते हैं, क्योंकि किसी भी लिविंग टिश्यू में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए हम हमेशा कर्व जो है वो एस शेप का बनाते हैं, जिसको आप सिग्मोइड कहते हैं। यहां पर एक चीज समझनी है, ये जो ई है मेरे पास, इसको बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम कहते हैं। यही इस साल का क्वेश्चन था, बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। या तो आप इसको यहां से कर लेते क्वेश्चन को, या आप इसको ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से कर सकते थे। तो आपको यह समझ में आना चाहिए, लैग फेज इनिशियली ग्रोथ स्लो है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फास्ट है। और ये जो इक्वेशन है डब्ल्यू टी मतलब फाइनल वेट, डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है। अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि ये जो ग्राफ इक्वेशन है वो सिर्फ इतने वाले के लिए होती है। लैग और स्टेशनरी हमेशा होगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। दूसरी बात एनसीईआरटी लिखती है बेटा, नोट में लिखती है कि मोस्ट ऑफ द टिश्यू, ये दिखाता है मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू शो ज्योमेट्रिक ग्रोथ। क्या शो करता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करता है, क्योंकि जैसे उसको रिसोर्सेज मिलते हैं तेजी से बढ़ता है। जैसे कि फ्रूट हो गया आपका, है ना, लीफ हो गई, ये सब मेरे पास क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिक। क्लियर है, ठीक है। हाँ छुट्टी दे रहे हैं, चाहो घर जाओ, पर पहले सुन तो लो, खत्म तो करने दो। मैंने क्या बताया आपको, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट का मतलब 1 से 2 सेल, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। इक्वेशन आएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इक्वेशन का क्या है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट आर टी। आर टी क्या है, आर क्या है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हर बार एक फिक्स सेल बढ़ रहे हैं फिक्स इंटरवल पे। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या रेट होती है, उसमें डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी।
ज्योमेट्रिक का मतलब 1 से 2, 2 से 4। शुरुआती ग्रोथ कम क्यों है? क्योंकि नंबर कम थे। फिर एक्सपोनेंशियल फेज आ जाता है। फिर स्टेशनरी क्यों हो जाता है? क्योंकि रिसोर्सेज कम है। ये 2 रीजन पता होना चाहिए। यहां नंबर कम थे, वहां रिसोर्सेज कम हो गए। क्लियर? ये रीजन होना चाहिए। दूसरा क्या है? मैक्सिमम टिश्यू में यही ग्रोथ मिलती है मुझे। आर को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट या एफिशिएंसी इंडेक्स। इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को ये चैप्टर आता है, मेरी स्टेटमेंट का आंसर करना। क्या आपको ये स्टेटमेंट आती है? मैं रिपीट कर देता हूं। स्टेटमेंट ये है कि इन ध्यान सुनेंगे बेटा, इन अर्थमेटिक ग्रोथ रेट रिलेटिव ग्रोथ इज डिक्रीजिंग, एब्सोल्यूट ग्रोथ इज कांस्टेंट। ट्रू एंड फॉल्स लिख लो कहीं पर और मुझे बताना है सही है कि गलत। ठीक है, चैट में बताना बाद में। इन अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, ये तो ज्योमेट्री, इन अर्थमेटिक ग्रोथ रेट एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट इज डिक्रीजिंग, एंड इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट एब्सोल्यूट ग्रोथ इज इंक्रीजिंग एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? सोचना दिमाग लगा के, नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या है। क्लियर है? चलिए, ठीक है। ये आधों को तो पता ही नहीं मैंने क्या बोल दिया। जिसने लास्ट ईयर 350 नंबर लाए होंगे और शायद बैच नहीं देखा था मेरा, उनको तो पता ही नहीं मैंने क्या बोल दिया। मैंने ये बोला ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में एब्सोल्यूट ग्रोथ इंक्रीज हो रही है और रिलेटिव ग्रोथ कांस्टेंट है। क्या ये सही है, गलत है? खोजना। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय। प्लीज पढ़ाई करिए और आज का होमवर्क आपको बता दिया है। आज आपने अपना फिर से रिवाइज करना है रेस्पिरेशन को, और ट्रांसपोर्ट का पहले मैं टेस्ट अवेलेबल कराता हूं। और जो बच्चे नए हैं प्लीज इस चैप्टर से कंटिन्यू करो और पुराने को बैकलॉग में कवर करो। 100% आपको नोट्स यही लिखने हैं जो मैं क्लास में लिख रहा हूं, या आपको मैं हैंड रिटन ऐड कर रहा हूं आज, उसमें से लिख लेना। और जो भी लिखोगे उसमें बाहर से क्या ऐड करोगे आप? जैसे मान लो आपने जो यहां क्लास वाले लिख लिए, आपने उसमें से क्या ऐड कर देना है? एनसीईआरटी पढ़ी, कोई नया वर्ड मिला, ऐड कर दिया, पर दूसरे कलर से। जैसे मान लो आपने क्लास वाले नोट्स लिख दिए ब्लू पेन से, तो एनसीईआरटी पढ़ी तो ब्लैक से ऐड कर दिया। फिर मैंने जो हैंड रिटन दिया उसको पढ़ा, उससे कुछ मिला तो रेड से ऐड कर दिया। और वो आपके एक सिंगल नोट्स होंगे जिनको आपने बार बार पढ़ना है। डीपीपी सॉल्व करनी है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और आपने क्या करना है बेटा? टेस्ट देने सारे। ठीक है, बाय। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके मैं हैंड रिटन अपलोड करवा रहा हूं आज। ठीक है, थैंक यू, बाय।